जिस तरह के लोग कहते रहते हैं कि जी पाकिस्तान जो है ना उनका कब्रिस्तान है, हर चीज़ बाहर है। इसी चीज़ को जब हम खतरनाक बात की आपने, दुख भी होता है। जो भी बच्चे आजकल के भी है कि जी हम बाहर जाएंगे, यूरोप जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, पता नहीं वहाँ पे दरख्तों पे पैसा लगा हुआ है, कहाँ पे है। सेलर था वो एक ज्यू था। अच्छा, वो एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। जो आपका माइंड सेट है ना वो दो चीज़ों पे आपने फोकस करना और जो आपको कभी बोलनी नहीं चाहिए। बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं कि जो डिसाइड हो चुके हैं, वो कहते हैं हमने पाकिस्तान का रुख नहीं करना क्योंकि पाकिस्तान में सिस्टम नहीं है। जो भी इधर आता है उनको यही होता है कि जी हमें पे धोखा हो जाएगा, और बहुत सारे लोगों के साथ धोखा हुआ है। ठीक है, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकूं। 3 घंटे की क्लास है, कोई बुक नहीं है, कोई कॉपी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उसको क्या सिखा रहे हैं? डिसिप्लिन सिखा रहे हैं। अब बच्चा क्या कह रहा है कि नई चीजें सीख रहा है, बजाय इसके कि वो रट्टा लगाना शुरू कर दे पहले दिन, है ना, बिल्कुल, और डंडे खाना शुरू कर दे। तो यही मैं कह रहा हूँ कि आज से हमें चीज जो नई शुरू करनी है वो यही शुरू करनी है, फाउंडेशन अपनी स्ट्रांग करें। Assalamu alaikum everyone, welcome to another episode and you are watching podcast by Startup Pakistan and I'm your host Fatma Ihtisham। आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही ख़ास मेहमान इन द एरिया ऑफ माई इंटरेस्ट, एक ऐसी पर्सनालिटी जो ना सिर्फ एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं बल्कि क्रिकेट लवर भी हैं। जी हाँ, क्रिकेट टीम के ओनर, एंटरप्रेन्योर, फिलैंथ्रोपिस्ट और मेंटोर भी। मैं बात कर रही हूँ हमारे ऑनरेबल गेस्ट मिस्टर तनवीर अहमद के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? Good, Sam. How are you? Alhamdulillah, sir. Thank you so much for joining us. बिजनेस के बारे में तो हम बात करेंगे, क्रिकेट के बारे में बात करेंगे, लेकिन आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि एक बिजनेसमैन होने के अलावा आप तनवीर अहमद को कैसे देखते हैं? बिजनेस के अलावा तनवीर अहमद को एक इस तरीके से ही कि एक नरम दिल, खुश मिजाज, दोस्तों की जब पार्टी हो रही है तो दोस्तों की जान, किसी को बैठने नहीं देना, हंसी मजाक, ये एक असल तनवीर अहमद ही है। ठीक है, लेकिन अमेरिका जाने से पहले तक की जो आपकी जर्नी है, आपका चाइल्डहुड, आपकी एजुकेशन, उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बताएं। मैं एक छोटे से गांव सियालकोट में पैदा हुआ, तो जो मेरी शुरू की जर्नी है वो इतनी सख्त थी कि तकरीबन 10-12 साल की एज में ही ना हमें थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ काम करना पड़ता था ताकि हम एक तो माँ बाप की भी हेल्प कर सकें। इट्स नॉट दैट कि माँ बाप ने जो भी हमारे लिए किया वो कम था। आई थिंक अंडर द सर्कमस्टेंसेस दे डिड व्हाटएवर दे कुड, और उनकी सबसे ख्वाहिश यही थी कि ना दे वांटेड टू पुट अस टू ऑल ऑफ अस इन वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन द सिटी। और अगर आप उस वक्त मैं आपको बताऊं तो अगर एवरेज एक आदमी की जो सैलरी होती थी वो 250 रुपया थी, तो हमारे एक भाई की स्कूल की फीस 200 रुपया होती थी। किस तरीके से हम मैनेज करते थे? बेसिकली वी आर फ्रॉम द फार्मर फैमिली, तो वहाँ पे ही यही होता था कि कभी हम जो सब्जियाँ जो होती थी वो बेचते थे। कुछ इस तरह के ना हमारा माहौल था कि जो फार्मिंग से हमारी जो थी ना वो एक इनकम जुड़ी हुई थी, उसी को लेके चलते थे। स्कूल जाना, थोड़ा सा पैदल चल के जाना, फिर आगे से बस पे बैठना, बस पे बैठ के फिर आगे टांगे पे जाना, तो हमें 50 पैसे मिलते थे कि आगे टांगे पे बैठ के स्कूल जाना। तो कोशिश हमारी ये होती थी कि पॉकेट मनी तो मिलती नहीं है, तो जल्दी जाना है ताकि वो जो 1.5 किलोमीटर का आगे फासला है वो टांगे वाला, वो हम टांगे पे ना बैठे, वो 50 पैसे हम बचा लें। तो दिस इज़ हाउ माई अर्ली चाइल्डहुड वाज कि किस तरीके से ना हमने मैट्रिक किया। मैट्रिक करने के बाद जब कॉलेज गए तो कॉलेज में मैंने मेडिकल में एडमिशन लिया। अच्छा, आप डॉक्टर बनना चाहते थे? और उसमें यही था कि जब एफएससी कर रहे थे तो सिचुएशन यही आगे नज़र आ रही थी कि इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकूँ। उसी वक्त उसको खैराबाद कहा, 1 साल तकरीबन फिर अपने दादाजी की खेती बाड़ी में हेल्प की, एंड देन my mom actually decided ना कि इस तनवीर को इधर नहीं रखना, इसको कहीं ना कहीं बाहर भेजना है। अल्लाह जना नसीब करे उनको, इनका एक ख्वाब था, एक विजन था। उसी ख्वाब और विजन की वजह से आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। मेरे मामू लतीफ़ साहब इंग्लैंड में रहते हैं, उनसे मम्मी ने दरख्वास्त की कि
let's take him to England. But at that time मामू advised कि नहीं, आपको इंग्लैंड नहीं आना चाहिए, आपको अमेरिका जाना चाहिए. I think this is where it was meant to be, that I need to be in US. US के वहाँ पे एक अपनी स्ट्रगल है, एक इस तरह की स्ट्रगल शुरू हुई कि एक अगर मैं वो बताना शुरू करूँ तो मेरी आंखों में आंसू भी आ जाएंगे. एक ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन इतना ही सिर्फ बताऊँगा कि एक हम यही सोचते हैं, जो भी बच्चे आजकल के भी हैं, कि जी हम बाहर जाएंगे, यूरोप जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, पता नहीं वहाँ पे दरख्तों पे पैसा लगा हुआ है, कहाँ पे है. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. आपको ना एक मेहनत करनी पड़ती है, एक ईमानदारी से ना आगे बढ़ना पड़ता है. मैं कई लोगों की आपको मिसाल दे सकता हूँ जो मेरे साथ ही अमेरिका भी गए हैं, लेकिन वो इस मकाम पे पहुँच नहीं सके. और उनमें अगर थोड़ा सा डिफरेंस देखा जाए ना, तो दो चीज़ों का ही है, जो कि मैं बार बार हमेशा यही करता रहता हूँ कि एक ईमानदारी और एक आपकी मेहनत. मेहनत से भी ज़्यादा मेरे ख्याल में अगर अमेरिका जैसे या किसी भी डेवलप कंट्री में आपको ईमानदारी बहुत ज़रूरी है. आप सर्वाइव कैसे करो फिर? देखिए, ईमानदारी ही आपको आगे लेके बढ़ती है. नहीं, लेकिन आपने कहा कि आपका सियालकोट से ताल्लुक था. हमें पता है पाकिस्तान में रहते हैं, एक ज़ाहिर सियालकोट देहाती एक सिस्टम होता है, गांव था सारा कुछ. उस एक सेटअप से निकल के एक बिल्कुल फॉरेन जगह पे जाना, और फिर पहले मुझे पता चला कि आपने एक कैशियर की भी एक जॉब किया एक रेस्टोरेंट में. तो मतलब कैसे आपने सोचा कि यार ये नहीं, मैं ये करूँगा, मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूँगा? ऑब्वियसली स्टार्टअप हमेशा मुश्किल होता है. देखिए, ये एक्चुअली आई लव दिस क्वेश्चन एंड आई लाइक टू टेक फ्यू मिनट्स टू टॉक अबाउट इट. मैं जब गया तो मैं सीधा न्यूयॉर्क गया. तो न्यूयॉर्क में मुझे ना दो ही चीज़ें नज़र आई, या तो लोग टैक्सी चला रहे हैं या पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं. तो मुझे ना ये एक लगा कि ना मैं एक इस घुटन जैसे माहौल में आ गया हूँ, ये मेरे लिए नहीं है. तो मैं वहाँ से ना फिर 3 या 4 हफ्ते रहा न्यूयॉर्क में. फिर मैं कैलिफोर्निया का जो कैपिटल है सैक्रामेंटो, वहाँ पे चला गया. वहाँ पे भी ना यही था माहौल के या तो जो है ना रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, या फिर जो है ना वो भी टैक्सी चला रहे हैं. तो मेरे लिए ना एक वो इतनी एक अजीब सी चीज़ थी कि मैं क्या करूं. हालांकि जब मैं कैलिफोर्निया पहुंचा तो मेरे वाला साहब भी आ गए, तो उन्होंने भी एक रेस्टोरेंट में काम करना शुरू किया. लेकिन एक होती है ना कि आप में ना एक इंडिपेंडेंसी चाहिए होती है आपको ना, कि मुझे कुछ करना है तो मुझे थोड़ा सा इंडिपेंडेंट रहना है. तो वो मेरे लिए ये था कि मैं अगर सैक्रामेंटो में रहता हूँ, एक तो छोटा शहर है, तो मेरे लिए ना वो चीज़ें बहुत लिमिटेड सी थी. वो लिमिटेड इसलिए थी कि रेस्टोरेंट में ही अगर काम करना है तो मेरा आगे फ्यूचर क्या है, क्या मैं इस चीज़ में आगे बढ़ सकता हूँ. मेजॉरिटी ऑफ दोज रेस्टोरेंट्स दे वर ओन्ड बाय इधर पाकिस्तानी और इंडियंस, और जहाँ पे ना फ्यूचर आपका बहुत लिमिटेड था कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ये है कि असिस्टेंट मैनेजर बन जाएंगे, क्योंकि ओनर तो खुद ही मैनेजर बना हुआ है. एग्जैक्टली. So why do you want to waste the time? इसी चीज़ को लेके हुए मुझे इस चीज़ का रिग्रेट भी है कि उस वक्त मैंने वालिद साहब से थोड़ी सी नाराज़गी भी मोल ली, उनसे दूर भी चला गया. नाराज़गी किस वजह से? नाराज़गी के वो चाहते थे मैं उनके साथ रहूँ. मैंने कहा मैं इधर अगर रहूँगा तो मैं कुछ कर नहीं सकता. तो मुझे जो है ना थोड़ा सा जो है ना इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा. मुझे ये देखना है कि मुझे आगे क्या करना है. ये नहीं है कि मैंने ना एक चीज़ पकड़ी है तो मैं उधर ही हूँ. कि उसकी मैं एक मिसाल देता हूँ आपको कि अगर जिन लोगों का मैंने पहले जिक्र किया कि जो लोग मेरे साथ गए हैं अभी तक वही हैं. या कोई जो टैक्सी चला रहा है वो टैक्सी चला रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है कंस्ट्रक्शन कर रहा है, कोई पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है वो पेट्रोल पंप पे काम. थोड़े से कुछ लोग आगे बढ़े भी हैं, लेकिन इतना नहीं बढ़ सके. अब देखिए, जो ईमानदारी की जो बात आती है, तो कोई भी काम है आपने उसको अगर ईमानदारी से करते हैं, मैं थोड़ा सा बाद में इस चीज़ का जिक्र करूँगा कि मेरी जो मैं अगर यहाँ पे बैठा हूँ वो मेरी एक ईमानदारी ही है. बिल्कुल. तो इसी चीज़ को लेके फिर मैं सैन फ्रांसिस्को मूव हो गया कि मुझे एक इंडिपेंडेंटली चलना है. ठीक है. तो यहाँ से ना एक फिर थोड़ा सा मेरा आगाज़ हुआ. जाते ही मैंने भी पेट्रोल पंप पे काम किया, क्योंकि सर्वाइवल के लिए आपके पास दो चीज़ें होती हैं. या तो आप पेट्रोल पंप पे काम कर लो, टैक्सी चला लो. अब टैक्सी चलाने के लिए ना फिर आपके पास पैसे होने चाहिए कि आप लाइसेंस लो, उसका एक प्रोसीजर है वो फॉलो करो. और मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता था कि भाई नहीं, मुझे जो है ना एक जगह अपने आप को बांधना नहीं है. सोच आज़ाद थी ना. सोच आज़ाद थी. पर इसी फिर रेस्टोरेंट से ही ना एक मुझे साहब मिले जो पाकिस्तानी थे. उन्होंने एक फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट्स है, वहाँ पे मुझे हायर किया. तो वहाँ से ना फिर मेरी एक करियर बिल्डिंग शुरू हुई. वहाँ से मुझे एक चीज़ नज़र आ गई
कि ये यहाँ पे ना मेरा एक करियर बन सकता है, तो मैं आगे जाऊँ। लेकिन आप उस रेस्टोरेंट में काम करने के बाद आपने एक कोरियर कंपनी भी स्टार्ट की है, ऐसे ही है? जी, वो फास्ट से एक स्विच कोरियर की तरफ वो कैसे आया? वो ये हुआ कि मैं जब ये फ्रेंचाइज के साथ काम करना शुरू किया, तो जब मैंने वहाँ पे ना काम किया तो उन साहब ने ना अपना एक फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट ले लिया, वो मुझे अपने साथ ले गए। जब वहाँ पे गया तो वहाँ पे थोड़ी सी ये थी कि एक लिमिटेड सी भी मैं लग रहा था, मैं फिर कॉर्पोरेट में चला गया। कॉर्पोरेट में जाने के बाद फिर मैंने 1992 में KFC को ज्वाइन किया एज ए मैनेजर। वहाँ पे थोड़ी सी प्रमोशन होती रही। फिर 1996 में एक वक्त ऐसा आया लाइफ में कि मैंने कहा जब फास्ट फूड से मैं थक गया, अब तो जो है ना कि वो सर चकराने लगा है कि इतनी ज़्यादा हेडेक, इतना ज़्यादा प्रेशर है और उसके ना रिवॉर्ड जो है ना वो नहीं इतने मिल रहे जितने के पहले हमें मिलते थे। तो मैंने उसको फास्ट फूड को खैराबाद का, अब लाइफ जो है ना एक दफ़ा फिर क्या कहते हैं टर्निंग पॉइंट पे आ गई। टर्निंग पॉइंट से भी ज़्यादा ये हुआ कि जिस तरह नहीं होता कि एक आदमी धड़म से नीचे गिरता है, तो वो एक नीचे गिरा। दोबारा शुरू की। यहाँ पे फिर मुझे ना एक दफ़ा ख्याल यही आया कि चले पाकिस्तान में कुछ ज़मीनें हैं, वहाँ पे चलते हैं। बट दैट्स द टाइम व्हेन माय वाइफ सेड नो, आपने इधर ही रहना, मैं तो नहीं जा रही, बच्चे भी हैं, तो इधर ही हमें बैठ के ये सारा कुछ करना है। सो आई लाइक टू मेंशन हर कि उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि उसका भी मेरी लाइफ में काफ़ी हाथ है, यहाँ पे पहुँचने में बड़ा सपोर्ट किया उन्होंने। मैं आगे बात काटूंगी, इसीलिए कहते हैं कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। अब डेफिनेटली इसमें ज़रूरी है, इसमें मेरी माँ का भी हाथ है, मेरी वाइफ का भी है, मेरी खाला का भी है, बहुत सारे लोग हैं। तो अब ये हुआ कि मैंने वहाँ पे ना उस वक़्त एक कोरियर कंपनी में जॉब शुरू की। कोरियर कंपनी में जॉब शुरू करने के बाद मेरा प्लान यही था कि किसी तरीके से मुझे फूड में वापस जाना है। जो पेयर कंपैरिजन था फूड और कोरियर में बहुत फ़र्क था। लेकिन आप सोच के आए थे कि आप वापस, अब आपने इसको खैराबाद कह दिया? चॉइस नहीं थी मेरे पास अब कोई भी ना कि दोबारा आकर मुझे किसी दूसरी शायद मैं चेन में जाऊँ ना। कुछ 6 महीने के बाद ना मुझे एक दूसरी चेन में ना अच्छी जॉब मिली। अच्छा। तो जब जॉब मिली तो मैंने रेजिग्नेशन अपना नोटिस दे दिया उनको, रिज़ाइन किया। तो जो ओनर थे वो मेरे पास आए, उन्होंने आके बोला कि नहीं तनवीर, आप ऐसा करो कि ये जॉब नहीं छोड़ो। आई डू सी कि तुम में ना एक स्पार्क है, क्या है मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम इस इंडस्ट्री में ज़रूर कामयाब हो सकते हो। तुम अपनी कंपनी शुरू करो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। यार कोरियर वाली की बात कर रही हूँ, उस कंपनी की। तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैंने तो उनको बोल दिया था मेरे पास तो पैसे नहीं है। वो कहते पैसे नहीं मैं दूंगा, मैं गाइड कर सकता हूँ। अब उन दिनों में अगर मैं देखूं तो मेरी पे स्केल का जो कंपैरिजन अगर आज की डेट में अगर डॉलर्स में भी करे तो तकरीबन $1.5 लाख एनुअली था। अच्छा, कंपैरिजन। अब मैंने ना सोचा एक सेकंड के लिए कि नहीं, अगर ये $1.5 लाख जो है ना बहुत बड़ी अमाउंट है, बच्चों के लिए भी मैं स्ट्रगल भी कर रहा हूँ ये वो वगैरह, लेकिन वो कहते हैं ना वेयर देयर इज अ रिस्क देयर इज अ रिवॉर्ड। एग्जैक्टली। तो वो मैंने रिस्क लिया। वो मैंने कहा नहीं, मुझे जो है ना अब ना एक मुझ में ना वो आ गया कि मुझे अब मेहनत ज़्यादा और करनी है। तो यकीन करें कि 18 से 19 घंटे 6 दिन में जॉब करता था। 7वें दिन जिसको मैं अपना एक छुट्टी कह लें, डे ऑफ कह लें, मैं 10 घंटे उस दिन भी जॉब करता था, संडे को भी। तो ये मेरी रूटीन रही तकरीबन 1.5 साल के बाद मेरे पास थोड़े से पैसे जमा हुए तो मैंने कोरियर कंपनी अपनी शुरू की। उन साहब ने मेरी बड़ी हेल्प की, अल्लाह ताला उनको भी जन्नत नसीब करे। उनका भी बहुत 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 बड़ा हाथ है मेरी ज़िंदगी में कि जिस तरीके से उन्होंने मुझे सपोर्ट। कभी सोचा नहीं, उस वक्त मेरे ज़हन में एक चीज़ ज़रूर आती थी कि इन साहब ने मेरी क्यों हेल्प की। हालांकि अगर मैं देखूं तो उस वक्त 4 लोग और थे जिन लोगों की इन्होंने हेल्प की, 4 या 5 शायद ना। तो उनमें सिर्फ एक कामयाब मैं हुआ। जो मैं पहले बात कर रहा था ईमानदारी की ना, वो मेरी ईमानदारी थी जो मुझे आगे लेके, नीयत साफ थी। ये जो 4-5 दूसरे हजरात थे, 2002 की बात है कि उन साहब पे ना काफ़ी सारी मुसीबत आ गई, वो काम पे नहीं आ सके, जिन्होंने आपकी हेल्प की, जिन्होंने मेरी हेल्प। उस वक्त मुझे जवाब मिला कि जब मैं हमेशा सोचता था कि इन्होंने मुझे क्यों चुना, हालांकि इनके पास 700-800 आदमी काम कर रहा है, मैं ही क्यों, मुझे 6 महीने भी नहीं हुए आए थे जब इन्होंने मुझे बोल दिया था। उस वक्त ना मुझे एक जवाब मिला अपने अंदर से ही कि अल्लाह ताला जो है ना
कैसे हम लोगों को ना किसी से मिलाता है। बिल्कुल। एक साइकिल है पूरा जिसको हम समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, जब हमारी समझ आती है जब तक ना वो बहुत देर हो जाती है। तो उस वक्त ना मुझे कहते हैं कि ना एक जो अल्लाह ताला की एक हिकमत है ना, उसका एहसास हुआ कि वाकई कोई ना कोई दुनिया में कोई चीज़ है जिसने हमें बनाया। तो एक जो आपका सेल्फ बिलीव होता है ना खुदा पे, वो ज़्यादा होता गया। ऐसे पॉइंट्स पे ज़्यादा हो जाता है। ऐसे पॉइंट पे बिल्कुल ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ उस वक्त जो मेरे 4-5 जो दूसरे हैं उन्होंने, वो भी तो मेरे साथ ही चले थे, लेकिन कोई भी उस वक्त जब उस आदमी को ज़रूरत सबसे ज़्यादा, कोई उसके साथ खड़ा नहीं है। अपोजिटली उन्होंने उसकी कंपनी को बेसिकली क्या कहते हैं कि चीटिंग से थोड़ा सा ना वो करना शुरू किया कि अभी तो ये कंपनी ख़त्म हो जाएगी, पता नहीं 6 महीने चलती है, साल चलती है, तो जितना इस कंपनी को नोच सकते हो नोच कर लो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं एक वाहिद ऐसा था कि जिसने उधर रह के उस कंपनी को ना सिर्फ लोन किया, ऐसे कर्जा भी दिया, उसको बचाया भी। नाइस। तो जब 2 साल बाद ये हज़रात साहब थोड़े से उस सिचुएशन में आए कि वो कंपनी दोबारा संभाल सकें, तो मुझे आज भी याद है। तो उन्होंने ना एक मुझे बोला कि तनवीर, मुझे पता है तुमने मेरा घर भी बचाया, घर बैंक जना वो लेने वाला था, वो घर को भी बचाया, बैंक को पैसे दे के, बिजनेस में भी पैसे डाले। वो तकरीबन कोई $5.5 लाख उस वक्त की बात है। अच्छा। मैं ये बात कर रहा हूँ 2003 की अब ना। 2003, अच्छा खासा डिफरेंस है। तो आज के अगर देखें तकरीबन $2 मिलियन अगर आप कह सकती है। तो कहते हैं जी तनवीर, मैं तुम्हें ये पैसे वापस नहीं दूंगा कभी भी। मैंने कहा ना दो। एक सेकंड होता है ना, वो भी नहीं मेरे ज़हन में आया क्यों नहीं ना, मेरी मेहनत की कमाई है। मैंने कहा ना दो। कहते तुमने ये सोचा भी नहीं था, एक सेकंड में तुमने बोल दिया। मैंने कहा मैं जिस जगह पे आज बैठा हूँ उसमें अगर देखें तो उसमें आपका हाथ है। दूसरी बात ये है कि शायद अल्लाह ताला ने मुझे मिलाया ही आपसे था कि आपने मेरी हेल्प करनी है, मैंने आपकी हेल्प करनी है। वो यही कहते हैं ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो आप आज बोगे वही कल काटोगे। मेरा इस बात पे बिलीव है कि आप अपनी लाइफ में जितने भी लोगों से मिलते हो, बगैर रीज़न के आप नहीं मिलते। कुछ ना कुछ पीछे होती हैं जो लिंक्स, ब्रिज बने होते हैं, हमें सामने नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन अल्लाह ताला को पता होता है। अच्छा सर, अभी आपने बिज़नेस के बारे में थोड़ी सी बात की अपने, कि आप कोरियर वाली साइड पे आ गए। स्टार्टअप हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, डिफ़िकल्टीज तो आती हैं, चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। बहुत से आपको ही फेस करने पड़े होंगे, लेकिन आपने उन चैलेंजेस को अपनी स्ट्रेंथ में कैसे बदला और आपने कैसे उनको बाउंस बैक किया? देखिए, जो भी 2-3 चीज़ें होती हैं, आपकी जो डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट होती है ना, वो आप उससे थकना नहीं चाहिए आपको। ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं, काम शुरू तो करते हैं और इसमें शुरू में ना थोड़ा सा उनको नुकसान हो रहा है, वो डिसहार्ट से हो जाते हैं। डिसहार्ट नहीं हो, उस पर मेहनत करते रहो। आप एक पूरी प्लान के साथ चल रहे हो। देखिए, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है ना, वो इमेच्योरिटी जो है ना हमारे बिजनेस में ये दिखाते हैं कि उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। अगर कोई थोड़ा बहुत अगर उन्होंने प्लान बना लिया, उसका कोई बैकअप प्लान नहीं है, जिसको कंटिजेंसी प्लान कहते हैं। अच्छा। तो ये चीज़ें जो मैंने वहाँ पे सीखी थी ना, स्पेशली रेस्टोरेंट में, कि आपके पास एक प्लान होना चाहिए, उसके बाद आपके पास बैकअप कंटिजेंसी प्लान होगा। इसी तरीके से ना आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर बिजनेस आपका कामयाबी होता है, फेल भी होते हैं, लेकिन उसमें आपकी ईमानदारी, डेडिकेशन, कमिटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मेरा जो था स्टाइल था ना, वो ये था कि मेरी वालदा हमेशा एक ही बात कहती थी, बड़ी फनी सी, कि बेटा टांगे उतनी फैलाओ जितनी चादर है। तो ये एक चीज़ थोड़ी सी ये होता है कि चीज़ें आपके ना जहन में रहती हैं, बिल्कुल रहती हैं, और उन्हीं चीज़ों से ना आप सीख के ना आगे बढ़ते हैं। जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, अपनी कंपनी कोरियर की खोली, यकीन करें मैंने जॉब नहीं छोड़ी। वो एक सिर्फ ये छोड़ा था कि संडे को जो मैं 10 घंटे करता था वो छोड़ दिया कि चले एक दिन मैं जो है ना फाइनली घर पे बैठ के ना मैं उस पर थोड़ा सा रेस्ट कर सकूँ। तो 19 घंटे की जो मेरी 6 दिन की स्ट्रगल थी ना, वो कंटिन्यूस रही। अब मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ और 19 घंटे जॉब भी कर रहा हूँ। सबसे बड़ी वजह ये थी कि देखिए, जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो कैपिटल चाहिए। बिल्कुल।
without capital nothing you can do about it. You know, I mean, I had a very limited capital, जैसे कि मैंने आपसे पहले जिक्र किया. So having very less capital, it adds more and more difficulties जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं. तो मेरे ज़हन में यही था कि अगर मैं ये जॉब नहीं छोड़ूंगा ना, तो मेरे जो लिविंग एक्सपेंसेस है ना, वो यहाँ से चलते रहे. बिजनेस से जो है ना, जो भी पैसा आएगा मैं उसको रोल करता रहूंगा. Exactly. So my question to everybody is how many people really think that way, ना कि हमने जो अपना पैसा आ रहा है उसको रोल ओवर ही करते रहना है और उसके साथ जॉब करता रहूं till I settle down. अब वो मोमेंट कब मेरी लाइफ में आया जब मैंने ये सोचा कि जी अब मैंने घर भी लेना है अपना, बच्चे बड़े हो रहे हैं, घर लिया. अब वो मैंने कैश पे लिया कि मैं ये नहीं चाहता कि भाई मैं घर लूं और मेरा लाइफस्टाइल खराब हो. वही बात जो थी वालदा की, बार बार यही याद आती रही कि ना एक्सपेंसेस इतने नहीं बढ़ाओ कि आप जो है ना वो कल को अफोर्ड ना, खुद ही आप मुश्किल में आ जाओ, खुद ही मुश्किल में आ जाना. मैंने अगर गाड़ी नहीं ली उस वक्त ली जब मैंने ये देखा कि मैं बिल्कुल सेटल हो चुका हूँ. घर लिया उस वक्त लिया जब मैं पूरा सेटल हो चुका हूँ. ज़्यादा जो ना मिस्टेक्स ये होती हैं जो हमारे बिजनेसमैन स्पेशली पाकिस्तानी ये करते हैं कि जैसे ही आपने बिजनेस शुरू किया, थोड़ी बहुत इनकम आनी शुरू हुई तो बस जी चल भाई मैं तो अब नई गाड़ी ले लूँ, अब मैं नया घर ले लूँ, अब मैं दूसरी गाड़ी ले लूँ, अब मैं तीसरी गाड़ी ले लूँ, शो ऑफ करने की तरफ, शो ऑफ करने के लिए ना. तो वो कहते हैं ना कि आपको जितनी आजिज़ी अल्लाह ताला को भी पसंद है, तो जितनी आप में आजिज़ी रहेगी तो वो अल्लाह ताला की रहमत और बरकत आप पे रहती रहेगी. तो वो एक आजिज़ी फिर शुरू में जो वक्त हमने देखा हुआ है बचपन में, वो नहीं भूलना चाहिए आपको, नहीं भूलना चाहिए. तो सबसे बड़ी मेरी स्ट्रेंथ जो रही, जो मुझे मोटिवेट करती रही है, वो यही है कि भाई उस वक्त मैं क्या था अब क्या हूँ. और आज की डेट में भी मेरा यही मानना है कि अगर अल्लाह ना करे मुझ पे कोई बुरा वक्त आता है तो मुझे कोई उसमें कोई मसलत नहीं है कि मैं इसको दोबारा शुरू कर सकता हूँ. अगर एक बच्चा जब अमेरिका जाता है उसकी जेब में सिर्फ $23 है तो वो इतनी एम्पायर खड़ी कर सकता है. तो अगर दोबारा स्टार्टअप करना पड़े तो वो दोबारा भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए 2-3 चीज़ें फिर वही ज़रूरी है, आपकी ईमानदारी, डेडिकेशन एंड कमिटमेंट. बिल्कुल. सर आपने कोरियर के बारे में आप बता रहे थे, बीच में हम डाइवर्ट हो गए. अब वापस रेस्टोरेंट साइड पे कैसे आए? वो यूँ कि जब मेरा जो 2001 में ना हम पीक पे थे काम पे, तो हमारा जो काम है वो बेसिकली बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड था कि जो चेक्स डिपॉजिट्स होते हैं बैंक में, तो उनको हम रिसीव करके उनके डाटा सेंटर लेके जाते हैं, फिर उनके जो हेड ऑफिस जो फेडरल रिजर्व बैंक है उधर लेके जाते हैं. फ्रॉम देयर वी गो बैक टू द ओरिजिनल बैंक एंड देन इट गोज टू द क्लियरिंग हाउस. अच्छा, तो ये जो प्रोसेस जो था ना, ये बेसिकली जो सारी जो चेक मूवमेंट थी ना वो हम कर रहे होते थे कोरियर के ज़रिए. अब ईस्ट और वेस्ट कोस्ट की जो कोरियर सर्विस होती थी ना वो हमारी कमर्शियल एयरलाइंस पे होती थी कि एक ड्राइवर जो है ना वो उसने बैंक के डाटा सेंटर से ना सारा वो सामान पकड़ा, एयरपोर्ट पे आके उसको एयर बिल लगा के शिप किया. फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क टू सैन फ्रांसिस्को. तो सैन फ्रांसिस्को जैसे ही प्लेन लैंड हुआ, हमारा एक ड्राइवर स्टैंड बाय है, वहाँ से उसने ना वो सामान पकड़ा, डाटा सेंटर पे ले गया. तो ये एक नॉर्मल हमारी रूटीन थी. अब अनफॉर्चुनेटली 9/11 हुआ. अब जो जहाज़ जो थे ना वो 4 जहाज़ पे ऑलमोस्ट $3 to $4 billion वर्थ ऑफ के चेक्स जो थे ना वो डिस्ट्रॉय. ओह माय गुडनेस. तो बैंक्स जो थे ना उस वक्त जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप उस इरा में जाएं तो .com का IT एक जो थी ना एक नई चीज़ मार्केट में आई थी. अच्छा. उसका काफ़ी बूम था. तो बैंक्स ने यही डिसाइड किया कि हम इसको इलेक्ट्रॉनिकली और इमेजिंग पे लेके जाते हैं, जो कि अभी तक पाकिस्तान में इस तरह का सिस्टम नहीं आया. तो बैंक्स ने पुश करना शुरू कर दिया. तो 2004 में फाइनली जो फेडरल रिजर्व बैंक है विच इज़ इक्विवेलेंट टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, दे गेव अप. उन्होंने एक नई रेगुलेशन पास की कि जिसमें बैंक्स आर अलाउड एक्चुअली टू go through the imaging or a fax copy, और या आप जना आजकल की डेट में तो फ़ोन पे भी आप पिक्चर लेके बैंक की ऐप पे ना वो डिपॉजिट करें और इन नेक्स्ट 2 hours जो पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं. So this is how the fast advanced system over there is.
तो जब ये पास हुआ तो मुझे लगा कि नहीं, अब जो है ना तनवीर मियाँ अब कुछ करने का ना, ये इससे पहले कि धड़ाम से दोबारा नीचे गिरो, स्टार्ट लुकिंग इनटू डाइवर्सिफिकेशन। सुना की बात काटूंगी, एक चीज़ मैंने नोट की कि आपका ना इंस्टिंक्ट, सिक्स सेंस बहुत तेज़ है। कैसे जब आप वहाँ थे आपने कहा कि अगर मुझे यही करना पड़ेगा तो मैं आगे नहीं बढ़ सकूंगा, और आपने शिफ्ट किया अपने फादर के साथ भी जो आपने बताया, और अभी भी हुआ नहीं लेकिन उससे पहले ही आपने क्लिक कर लिया कि दिन बुरे आने वाले हैं, तो इससे बेहतर मैं पहले शिफ्ट कर जाऊँ। देखिए ये चीज़ जो होती है, मैं कहता हूँ कि कुछ चीज़ें जो है ना अल्लाह ताला की वजह से भी होती हैं, कुछ माँ बाप की दुआओं से भी। बेशक। सबसे बड़ी चीज़ जो है ना आपकी जो ईमानदारी, नेक नीति, आपकी जो दयानतदारी है ना, ये चीज़ें मैं अपना जो तजर्बा कहूँगा ना, वो चीज़ें आप में लेके आती हैं कि अब ये आपके साथ बुरा होने वाला है, इससे पहले ये बुरा हो तो ये कर लो। बिल्कुल। अब एक देखिए इस चीज़ में अगर आप देखें तो अल्लाह ताला ने भी यही कहा है कि इंसान को अशरफुल मखलूक़ात किस लिए बनाया गया, कि इंसान खुद सोचे भी। अब इंट्यूशन जो है ना आपको भी आती हैं, मुझे भी आती हैं, ठीक है। मेरा जो है ना उस पर पूरा यकीन है। वो एक चीज़ और भी, एक मुहावरा ना कि यू नीड टू बी एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, यस, ठीक है। तो उसी चीज़ को अगर आप देखें, अगर आपको एक इंट्यूशन आई है तो अल्लाह ताला की तरफ से आई है। बिल्कुल। अभी ये एक पानी का गिलास पड़ा हुआ है, आपने पानी तो इधर ला के मेरे लिए रख दिया। हाँ। अब पानी जो है ना वो मुझे, आप कहेंगी जी आपके लिए रखा, जी आपकी किस्मत में है, मेरी किस्मत में नहीं है। ये उस वक्त तक मेरी किस्मत में नहीं है जब तक मैं उठा के पानी पीऊंगा ना लूं। बिल्कुल, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि एक जगह मैंने पढ़ा कि अब एक बाप अपने बच्चों को कहता है कि जो है ना, जो लाइफ का रियल मतलब है ना, मैं आपको जब 12 साल के हो जाओगे ना तब बताऊंगा। तो जो बड़ा बेटा जब 12 साल का होता है तो कहता है डैड अब आप मुझे बताएं कि लाइफ का मतलब क्या है। तो बाप उससे ना सवाल पूछता है कि मुझे बताओ कि ये दूध कहाँ से आता है। तो बेटा कहता है जी ये तो जी गाय दूध देती है या भैंस दूध देती है। तो बाप कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो दूध नहीं देती है, ना गाय दूध देती है ना भैंस दूध देती है। नहीं, ये तो सही बात है। तो बाप आगे से बताता है कि जो जिंदगी का सही मकसद वो ये है, हम 4 बजे सुबह उठते हैं, जाके उनको चारा देते हैं, पानी शानी पिलाते हैं, बिल्कुल। फिर जो है ना वो बाल्टी लेके नीचे बैठ के वो दूध निकालते हैं, फिर जो है ना आपके पास आता है। तो मैंने अब देखे बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। एक जो विजनरी है, जो इंट्यूशन जिसको ज़्यादा आती है, वो ये सोचता है कि जो ये जो बात है ना, वो ये कह रहा है बाप अपने बच्चे को कि अगर आपको चीज़ें मिल रही हैं ना, उसका शुक्र ज़रूर अदा करो, लेकिन आगे बढ़ना भी सीखो, जो कि आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी जनरेशन है, स्पेशली इन पाकिस्तान में ना, वो यही है कि एफर्ट नहीं करना, बैठे बिठाए आ जाए, यही गनीमत है। क्यों हम रातों रात हम फेमस हो जाए, रातों रात पैसा आ जाए, रातों रात हो जाए। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं आपको कि जो आपको ज़िंदगी में पीछे भी छोड़ देती हैं। टू आंसर योर क्वेश्चन प्रिसाइसली, मेरा यही मानना है कि अगर मुझे कोई इंट्यूशन आई है तो अल्लाह ताला की तरफ से आई है, गॉड गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड भी है, लेकिन अब एक्ट उस पर मैंने करना है। अगर मैं उस पर एक्ट नहीं करूँगा और बाद में सोचूं नहीं मेरे ज़हन में ये आया तो था मैं काश कर लेता, ठीक है। अब जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, मेरा इस पे यकीन और ईमान और पुख्ता होता जा रहा है कि जो अगर आपके दिल में कोई बात आई है उसको जामे अमल पहना दो। बिल्कुल। आपने बताया सर कि मुझे पता ही चला कि आप क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन हैं। अभी भी आप क्रिकेट खेलते हैं? थोड़ा बहुत खेल लेता हूँ। अभी भी खेल सकते हैं? अगर मतलब अब मैच लगे तो आप खेल सकते हैं? खेल सकता हूँ। ठीक है। क्रिकेट की तरफ कैसे, क्या शौक था आपको? हमेशा से क्रिकेटर बनने का शौक था? आपने कैसे सोचा कि आप अपनी एक टीम बनाएंगे? देखिए ये मेरे बचपन में तो जो भी पाकिस्तानी है ना, वो सारे खेलते ही क्रिकेट है ना। तो बचपन में खेलते थे क्रिकेट, क्लब लेवल तक ही बस खेली है। जब बाहर गए तो चांस ही नहीं मिला कि क्रिकेट खेल सके, क्योंकि करियर बनाने में ही ऐसा टाइम लग गया कि पता ही नहीं चला कि ज़िंदगी गई कहाँ पे। तो ऐसे ही एक
2016 की बात है कि मेरे पास 2 लड़के काम करते थे, तो उन्होंने बोला कि सर अब हमें जो है ना ह्यूस्टन में क्रिकेट खेलने में ना ग्राउंड्स की कमी है, तो अगर आप थोड़ी सी जगह लेके हमें ना एक ग्राउंड बना दें। तो मेरा शुरू से एक मानना रहा है कि थिंक बिग बिग हैपन्स ना। तो मैंने कहा चलो यार 2 ग्राउंड्स बनाते हैं। अच्छा। हाँ, 2 ग्राउंड्स बना रही, मैंने वो जगह ली। अब उसकी कंस्ट्रक्शन जो थी ना वो हम शुरू करने ही वाले थे। तो हुआ यूँ कि जैसे ही हमने कंस्ट्रक्शन वगैरह उसके शुरू करने का प्लान बना रहे थे, तो मैं उम्रे पे गया मदीना में। तो मैं हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला के कब्र मुबारक पे दुआ पढ़ने के लिए गया। दुआ पढ़ के मैं निकला हूँ और मुझे एकदम ख्याल आया कि ये जो जगह है जहाँ पे मैं ये 2 क्रिकेट ग्राउंड बना रहा हूँ जो मैंने खरीदी है, इसके साथ जो है ना काफ़ी सारी और जगह भी है, तो मुझे ये जगह भी लेनी चाहिए। अच्छा। वो जगह तकरीबन 68 एकड़ और थी जो जगह मैंने ली। अब क्या करना है मुझे कुछ नहीं पता। यकीन करें कि मैं अपनी इंट्यूशंस पे इतना ज़्यादा यकीन रखता हूँ, मैं उधर से हिला नहीं। उसी वक्त मैंने एक रियल स्टेट ब्रोकर था, उसको कॉल की कि मुझे ये जगह चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे करनी है, ये जगह चाहिए मुझे। क्या करना चाह रहे हो? मैंने जी क्रिकेट की फील्ड्स बनानी है। वापस आया, जो सेलर था वो एक ज्यू था। अच्छा। वो एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। अब वो उसको एक ख्याल आया कि जी मुझे ना बायर से मिल रहा है। अब अमूमन जो होता है ना वो सेलर बायर से मिलता नहीं, उसको क्या पैसे ले रहे हैं। अब ये भी एक चीज़ जो है ना कि खुदा की तरफ से हो रही है। मैं उसके पास जाके मिला, कहता तुमने करना क्या? मैंने कहा मैंने बच्चों के लिए ग्राउंड्स बनानी है। कहता ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी। बड़ा खुश हुआ वो। अब उसकी जो प्राइस है वो फर्ज करे 1 रुपया ना, तो मैंने ना उसको बोला, मैंने कहा देखो मुझे इसमें कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, ये मैं बच्चों के लिए बना रहा हूँ। मेरा विजन ये है कि मैंने ये बच्चों को देखना चाहता हूँ। क्यों बच्चों को देखना चाहता हूँ? मैंने कहा मेरा एक विजन ये है कि जब बचपन में हम क्रिकेट खेलते थे ना, तो हमारे गांव में ना सारा जो पेरेंट्स होते थे, मोहल्ले वाले भी ना बड़े शौक से आते थे कि हम, कभी किसी ने ये नहीं बोला कि जी मेरा बच्चा खेल रहा है, वो सारे कहते थे हमारे बच्चे के जी। तो एक यूनिटी थी। एक ना जिस दिन हमारा मैच होता था ना तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ होता था कि बच्चों को देखना जा। अब जैसे वो ग्राउंड ख़त्म हुई हमारे गांव में ना, तो कुछ लोग तो खैर मैच जिस तरह बाहर चला गया, कुछ और दोस्त बाहर चले गए, कुछ ने जॉब्स वगैरह कर ली। अब जो नई जनरेशन आ रही है ना, अब उनके पास गांव में कुछ नहीं करने को ऐसे। तो क्या उस चीज़ का जो नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ ना, कुछ बच्चे जो थे जो स्कूल में ज़्यादा ना पढ़ सके वो ड्रग्स पे चले गए, कुछ थोड़ी सी जो बुरी आदतों में पड़ गए। तो मेरे ज़हन में ये था कि अगर किसी तरीके से हम ये बच्चों के लिए, मैं अमेरिका में करता हूँ, वहाँ पे भी इतनी ड्रग्स का है, तो अगर एक महीने में एक बच्चा भी इधर अगर आ जाता है और उसकी जो उसका जो माइंड सेट डाइवर्ट हो जाता है, जो बुरी आदतों से बच के ये क्रिकेट स्पोर्ट्स में आ जाता है, तो मेरे लिए तो समझे कि दुनिया में जन्नत मिल गई ना। तो ये अज़्म था, यही विजन जो था ना, मैंने उस जीव से ना शेयर किया। उसको बड़ा पसंद आया। कहता ठीक है अब तुम्हें ही ज़मीन देनी है। अब मैंने उसको बोला देख, तुम जिस जो ज़मीन बेच रहे हो ना, तुम इसकी फ्यूचर की वैल्यू लगा रहे हो, ठीक है, मैं ये नहीं दे सकता। मैं तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट तुम्हारे पास ये आया हूँ कि जो आज की वैल्यू उससे भी कम कर। अच्छा। तो कहता है चलो ठीक है, मैं आज की वैल्यू तुमसे ले लेता हूँ, तुम्हारा इतना है, लेकिन मैं कम क्यों करूँ? तो मैंने उसको एक क्वेश्चन किया, मैंने कहा तुम किसी को डोनेट करते हो? कहते हैं हाँ जी मैं करता हूँ, मैं हॉस्पिटलों में भी करता हूँ, मैं ये स्कूलों में भी करता हूँ। तो मैंने उसको दोबारा फिर बोला, मैंने कहा दे आर गोइंग टू बी many people love to donate to hospitals, to the schools, but help me understand, find me one person who will donate to this kind of a cause. तो ये उसके दिल को बात लगी। कहता बात होते ही ठीक है। उसने फिर एक कंडीशन पे ना मुझे दी कि अगर तुम ये 5 साल तक बेचोगे नहीं तो मैं तुझे ना प्राइस का डिस्काउंट देता हूँ। सो दिस टाइम मैं उस शख्स को भी शुक्रगुजार हूँ उसका कि उसने भी मेरी हेल्प की। देखिए जब आपकी नीयत साफ है ना, एक पूरी कायनात आपको ना मिल के बनाना शुरू, हेल्प करना शुरू कर देती है।
मेरे ज़हन में बिल्कुल कुछ नहीं है आगे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। जैसे ही वो जगह की पूरी कंस्ट्रक्शन शुरू की, हमने ग्राउंड्स बनाई तो लीक शुरू हो गई कि जी आईसीसी ने ना कॉन्ट्रैक्ट दे दिया एक कंपनी को यूएस में कि जी यूएस में क्रिकेट को डेवलप करना है। अब उनके पास टर्फ पिचेस नहीं है, मेरे पास टर्फ पिचेस हैं। मेरा ये मानना है कि अगेन जो मैंने पहले जिक्र किया, थिंक बिग बिग हैपेंस। तो इन चीज़ों को देख के मैंने कहा अगर क्रिकेट को करना है तो टर्फ पिचेस करो, एस्ट्रो नहीं करो। अच्छा, तो जो पिचेस का आइडिया नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करें सर। एस्ट्रो का ये है कि अगर आप नीचे सीमेंट होता है उसके ऊपर आप जो है ना बड़ा फाइन लेयर कारपेट डाल देते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर क्रिकेट, उसकी मेंटेनेंस नहीं है आपकी बेसिक। ठीक है, सुबह आओ बस स्टंप्स लगाओ और बस बैट बॉल पकड़ो और शुरू कर दो ना। हाँ। तो इस तरीके से आप जो टर्फ है उसकी आपने पूरी जो है ना उसको रोल ओवर करना है, रात को पानी भी लगाना है, सुबह आके फिर रोल करना है। अच्छा, तो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ मेंटेनेंस, उसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो कोई भी नहीं करा। अब मैंने जिस तरीके से करा था, आई वाज डूइंग इट वेरी प्रोफेशनली, जो सेटअप मैंने किया हुआ था। सो एवरीवन स्टार्टेड लुकिंग एट मी ना कि इसके पास इतनी ग्राउंड्स है, लेट्स टॉक टू हिम। अब उस वक्त तक इनके जो सीरीज ए के स्टॉक्स थे ना वो क्लोज हो चुके थे, तो समहाउ मेरी उनसे बात हो गई कि भी मैं सीरीज बी के लेता हूँ बट आई शुड हैव फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल। तो जिस तरह PSL है, इस साल हमने ना वही लीग लॉन्च की है इक्विवेलेंट टू PSL, व्हिच इज नोन एज मेजर लीग क्रिकेट। तो उसमें 6 टीमें लॉन्च हुई माशाल्लाह। तो आई एम पार्ट ऑफ वन टीम। अब जैसे ही ये स्पिन होती है 6 से 8 होंगी तो इंशाल्लाह आई विल टेक माय टीम एंड साइड अवे फ्रॉम द पार्ट ऑफ द 6 टीम्स। तो बात बार बार वही आ जाती है कि आप किस तरीके से सोचते हो, किस तरीके से आप लेके चीजें चलते हो। अब देखिए क्रिकेट और बिजनेस दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ज़ाहिर है प्रायोरिटीज़ बंदे को खुद सेट करनी पड़ती हैं। आपने कैसे मैनेज किया कि आपने, ज़ाहिर है क्रिकेट साइड पे भी आपको टाइम देना पड़ता होगा, फिर आपका बिजनेस भी है, आपको उधर भी टाइम देना पड़ता होगा, एक इंडिविजुअल है और दो बिल्कुल डिफरेंट डायमेंशंस हैं, ये कैसे मैनेज किया? आपको फिर मेरी पूरी हिस्ट्री का नहीं पता। मैं इलेक्ट्रिसिटी में भी मैं मेडिकल में भी हूँ। तो अगर आप इन दोनों को भी देखिए कि 4 इंडस्ट्रीज जो है ना कंप्लीटली डिफरेंट। एग्जैक्टली, मैनेज कैसे आप? मैनेज अगेन आपकी कमिटमेंट, एंड एज लॉन्ग एज यू आर डिटरमिन्ड नथिंग इज इम्पॉसिबल। मैं ये कहता हूँ अगर ये माइक्रोसॉफ्ट है, इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन बन गई, कभी आपने सोचा, उनसे पूछें मैनेज कैसे किया? मैं तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ, बट स्टिल बहुत से लोगों के लिए आप मोटिवेशन है। जैसे अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, चैलेंजेस हैं, सारा कुछ है, आप उनको कोई टिप्स दें, कोई 2 मोटिवेशन कुछ बताएं कि कैसे अगर काम एक बार चल जाए फिर तो चीज़ें एक लाइन में आ जाती हैं, लेकिन जब काम स्टार्ट करना है माइंडसेट क्या होना चाहिए? 2 चीज़ें आपके ज़हन में आनी चाहिए। जो आपका माइंडसेट है ना वो 2 चीज़ों पे आपने फोकस करना, और जो आपको कभी बोलनी नहीं चाहिए। पहली, आप जब चल रहे हैं ना तो मेरी वालदा कहती थी कि बेटा जब चलोगे ना तो नज़र नीचे रखना, नज़र नीचे रखोगे ना तो रास्ते में जो पत्थर भी आएंगे ना उनकी ठोकर से भी बचोगे, और दूसरा लोगों में तुम्हारी इज्जत भी रहेगी। बिल्कुल। इसी चीज़ को अगर हम थोड़ा सा डीब्रीफ करें तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे नीचे लोग कितने हैं। अपने से नीचे वाले को देखना चाहिए कि हम ऊपर हैं तो उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। बिल्कुल, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ के तजर्बे से सीखी है, अपने आप को कभी बड़ा ना समझो। अपने से जो बड़े हैं ना उनसे सीखते रहो। ये 2 चीज़ों पे आपने सिर्फ फोकस करना है। आपने नीचे वालों को भी देखना है, आपने ऊपर वालों को भी देखना है। और दिस इज हाउ यू नीड टू डिफरेंशिएट कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या है। जिस दिन आपको वो डिफरेंस समझ आ गई तो कोई चीज़ भी आप स्टार्ट कर ले, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन बात वही आ जाती है कि ये चीज़ें दोनों हम कितने लोग सोचते हैं। एक और चीज़ मुझे बताएं कि अभी पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन, आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा। इसकी वजह से बहुत से बिजनेस जो है वो अभी बंद भी हो रहे हैं, जैसे अभी पिज़्ज़ा हट के साथ हुआ। इसके पीछे क्या रीज़न होता है? क्योंकि आपको टेक्निकलिटीज़ का पता है एक बिजनेसमैन होने की वजह से। इसके पीछे क्या वजह होती है कि अगर कोई बिजनेस जो है वो किसी कंट्री में शट डाउन हो रहा है, लेट्स सपोज पाकिस्तान में कोई बिजनेस बंद हो गया,
क्या रीज़न है इसके? देखिए, पिज़्ज़ा हट की बात है, अगर पिज़्ज़ा हट को देखा जाए तो बंद क्यों हुआ? पिज़्ज़ा हट इज़ वेरी क्लोज टू मी। मैं वैसे भी पिज़्ज़ा हट का फ्रेंचाइजी हूँ। अच्छा। पिछले तकरीबन 5 साल से ना मेरी कोशिश यही रही है कि मैं किसी तरीके से जो पिज़्ज़ा हट पाकिस्तान है उसको टेक ओवर कर लूँ। 3-4 दफ़ा अटेम्प्ट भी की है, ओनर से भी मिला हूँ कि किसी तरीके से ना हमारी डील बन जाए कि मैं पाकिस्तान में वो टेक ओवर कर लूँ। कोई भी बात आप मुझसे पूछेंगी ना तो मेरा जवाब वही आएगा कि जो आपकी एक ईमानदारी है ना वही आपको लेके आगे चलती है। अब देखिए, ये जो पिज़्ज़ा हट पाकिस्तान में बंद हुआ, उनकी एक क्वालिटी है, एक क्वालिटी कंट्रोल है उनका ना। जब आपने उस क्वालिटी कंट्रोल को कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया तो आप जो कस्टमर है वो उसको भी तो पता ही है ना कि क्वालिटी क्या है। बिल्कुल। अब कस्टमर को खुद को बेवकूफ़ बना सकते हैं लेकिन कस्टमर को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। ठीक। तो पिज़्ज़ा हट का ये हुआ है कि जो इन्होंने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया उसकी वजह से ना ये बंद हुआ। काफ़ी सारी जब मेरी कोशिश यही रही इनको बताते हुए भी कि अब देखिए, एक चीज़ है उनका, उनकी एक रेसिपी है चीज़ की। जब वो चीज़ पाकिस्तान में आई, ठीक है वो थोड़ी सी महंगी है, आप उसके हिसाब से उसकी प्राइस एडजस्टमेंट करें। लेकिन वो बजाय इसके कि प्राइस एडजस्टमेंट हो, उन्होंने उसकी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़्यादा मुनासिब समझा। ठीक है, उनकी जो पैकेजिंग थी उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़्यादा मुनासिब समझा कि हमें जो है ना इतना प्रॉफिट होना चाहिए। मैं थोड़ा सा ना इसमें डिफरेंट तरीके से इसलिए सोचता हूँ कि अगर आपने प्रॉफिट पे जाना तो आप सेल्स क्यों नहीं बढ़ाते हैं? अब सेल्स में एफर्ट नहीं लगा रहे हैं लेकिन कॉस्ट कटिंग पे आप एफर्ट लगा रहे हैं। तो जैसे जैसे उन्होंने कॉस्ट कटिंग की, इसके अलावा जब जो दूसरी मेन वजह थी कि जो इनके जो रेस्टोरेंट की जो अपग्रेड थी ना कंडीशन करने की, वो बहुत ही ख़राब थी। उनको अपग्रेड जो है ना टाइमली नहीं कर सके, वही टूटा फूटा फर्नीचर, पेंट उड़ा हुआ है। अब लोग जाते हैं, वो पिज़्ज़ा हट है, कोई ढाबा तो नहीं है। एग्जैक्टली, कुछ सोच की जब ढाबे पे ही खाना खाना है तो फिर इतने प्रीमियम प्राइस क्यों दें? और साथ दूसरी बात ये कि मार्केट में कंपटीशन इतना चल रहा है, साथ कंपेटिटर्स इतने आगे खड़े हो गए। आप एक बात बताएं मुझे कि आपका इनोवेशन पे और कितनी जल्दी चीज़ों को अडेप्ट करने में आपका बिलीव है, और आप क्या समझते हैं कि जब एक बिजनेस में आप ज़ाहिर एडवांसमेंट आ रही है, टेक्नोलॉजीज इंप्रूव हो रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि वही जो आपका एक माइंडसेट है, रिजिड माइंडसेट होना चाहिए, या आपको इनोवेशन के साथ साथ अपने आप को भी, अपने माइंडसेट को भी चेंज करना चाहिए? मैं देखिए, इनोवेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी बिजनेस में लेके। मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि कोडेक का, पता नहीं आपने नाम सुना है कि नहीं? कोडेक सुना हुआ है। तो कोडेक एक ऐसी कंपनी थी कि अगर आप देखें तो 1998 2001 तक उसका थोड़ा सा काम चल रहा था, लेकिन अगर आप देखें 1995 तक कोई कोडेक को कुछ सोच नहीं सकता था कि ये कंपनी ख़त्म हो जाएगी। एक ही दुनिया में कंपनी है, वो नेगेटिव्स बना रहे हैं, कैमरे बना रहे हैं, पिक्चर्स की प्रोसेसिंग हो रही है, थोड़ा थोड़ा जो है ना। इसके बाद थोड़ा सा जब 1998 में एक डिजिटल सा ज़माना आया, तो बजाय इसके कि आप जो है ना वो पिक्चर्स जो है ना नेगेटिव रखें, वो यूएस थंब ड्राइव पे आनी शुरू हो गई, सीडी पे आपने ना वो पिक्चर्स डालनी शुरू कर दी। वो इसमें भी उन्होंने अपने आप को इनोवेट नहीं किया, वो उसी चीज़ में रहे कि नहीं जी ये तो चीज़ कभी ख़त्म होगी नहीं। उसका रिजल्ट क्या हुआ? बाय 2005 जैसे ही स्मार्टफोन आया, कोडेक बिल्कुल बंद हो गई। उन्होंने अपने आप को ना अडॉप्ट ही नहीं किया। एक नई जनरेशन आ रही है, एक नई इनोवेशन आ रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आप उसको लेके अडॉप्ट करें। नहीं किया तो वो देखे कहाँ पे रह गए। दूसरी एक मिसाल है, अगर आप देखें जो सबसे पहला सर्च इंजन आया था वो याहू ने किया था, लेकिन गूगल आगे कैसे बढ़ गया? कैसे? ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट और जो अगर देखा जाए ओरिजिनल जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, वो एक्चुअली IBM ने माइक्रोसॉफ्ट को हायर किया था कि आप जो है वो हमारे लिए एक अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बनाए। IBM के पास वो DOS था बड़ा, और जिसमें बड़े बड़े कंप्यूटर्स चाहिए होते थे। तो इनको एक टास्क दिया गया था माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO हैं बिल गेट्स को, कि ये आपने ये बनाना है। उन्होंने क्या किया कि अपना एक, उनके पास एक इनोवेशन आइडियाज़ भी थे, लेकिन ही वाज वेरी स्मार्ट एज वेल साइमल्टेनियसली। उन्होंने क्या किया कि एक क्लॉज रख दिया कॉन्ट्रैक्ट में कि दैट ही कैन मार्केट
हिज ओन प्रोडक्ट। ओके। तो वो एकदम जो है ना उन्होंने विंडोज़ क्रिएट की और जिसने दुनिया में ना एक इनकलाब लेके आ गई। क्या थी वो? एक इनोवेशन थी। अब देखिए IBM को कितने लोग जानते हैं? टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये IBM का एक आइडिया था। अच्छा। जो कि माइक्रोसॉफ्ट लेके आगे चला गया। याहू ने सर्च इंजन पहले शुरू किया, लेकिन गूगल आगे निकल गया। गूगल के पास एक इनोवेशन थी। आज की डेट में याहू क्यों नहीं वो जो है ना वो AI पे गया? गूगल क्यों चला गया सबसे पहले? हालांकि माइक्रोसॉफ्ट को भी जाना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम तो उनके हैं, बिल्कुल। लेकिन बीइंग वन सर्च इंजन ओनली, गूगल जो है ना वो AI पे चला गया। और अब माइक्रोसॉफ्ट वाले अभी सोच रहे हैं कि हम उधर जाएं। आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में, क्योंकि अभी ये आपको पता है कि हर तरफ हर सेक्टर को अभी एक हिट कर रही है, क्या लगता है आपको कि बिजनेसेस के हवाले से हमें ये आगे फायदा पहुंचाएगी या कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा इसका? दोनों होंगे। इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी होंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होंगे। नेगेटिव क्या होंगे? पॉजिटिव तो नेगेटिव बताएं। देखिए नेगेटिव जो ना, काफ़ी सारे लोग की ना जॉब जाएंगी जो कि फील्ड में जॉब्स होती हैं। मैं एक चीज़ इस पे बताता हूँ कि जब ये टेक्नोलॉजी आई है ना, तो टेक्नोलॉजी से पहले ना एक पेपर्स का जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था कि हर चीज़ जो है टाइप हो रही है या उसको हम प्रिंट कर रहे हैं। एक स्टोरेज का, ऑनलाइन स्टोरेज का एक ज़माना नहीं था। उसको किसी को पता ही नहीं था कि जी ऑनलाइन स्टोरेज होती क्या है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो ऑनलाइन स्टोरेज हो गई। अब कितने लोग हैं कि जो ना वो फाइलिंग, वहाँ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी भी वही फाइल सिस्टम चल रहा है। लेकिन अगर आप अमेरिका में आए या बाहर किसी भी डेवलप कंट्री में चले जाए तो आपको वो जो स्टोरेज सिस्टम है ना वो नहीं मिलेगा। स्टोरेज आप जो है ना अपने कंप्यूटर पे करते हैं या अपने सर्वर्स रखे हैं। मैं अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन का बोलूँ, हमारे पास इतना ज़्यादा पेपर वर्क होता है कि इवन दो कि हम स्टोर भी करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम स्टोर नहीं कर सकते। हमें लॉ के मुताबिक, वहाँ के कानून के मुताबिक हमें कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि पेपर वर्क उनका रखना भी पड़ता है। वही अगर मैं आपको बताऊं तो कम अज़ कम 1000 स्क्वायर फुट का अगर कमरा आप लेते हैं ना और उसकी 12 फुट की सीलिंग है तो वो पूरे का पूरा 1 साल में भर जाता है। अच्छा। और ये मैं आपको बताता हूँ तकरीबन 95% हम ऑनलाइन स्टोर कर रहे हैं। 95 ऑनलाइन स्टोर करने के बाद आप ये बता रहे हो? आप ये है। तो क्या हुआ कि वो एक इनोवेशन आई और उसके साथ एक नई टेक्नोलॉजी से क्या हुआ कि हमारा जो पेपर था ना वो ख़त्म हो गया। जब पेपर ख़त्म हुआ कितनी जॉब्स उसके साथ गई। AI अब आ रहा है, उसके साथ कितनी जॉब्स चली जाएंगी। बिल्कुल ठीक है ना। अब फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा जो है ना, ये जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन है जब ये AI को इंट्रोड्यूस करेंगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसमें बहुत सारे उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उनकी बढ़ जाएगी। मैं अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का बताऊं कि आज से 5 साल पहले मेरे पास तकरीबन 28 आदमी थे जो ऑफिस में काम कर रहे थे। ठीक है। आपकी टीम मेरी बैक ऑफ द हाउस कर रही थी जी। रेस्टोरेंट के फील्ड में तो वो तो एक डिफरेंट चीज़ है। वो तो तकरीबन 16,000 से ज़्यादा अभी भी हैं एम्प्लॉइज़। लेकिन 28 में से हमने पिछले 4-5 सालों में ना वो 12 पे आ गया। अच्छा। कि 16 जॉब्स हमने एलिमिनेट की हैं टेक्नोलॉजी को लेके। आई डोंट नो कि ये जो भी AI है कि हमें उसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। नेगेटिव तो हम कम से कम मेरी इंडस्ट्री में वो नहीं होने वाला। रेस्टोरेंट्स में ना खाना तो आपने है ही, खाना तो है ही, तो आना तो आपने रेस्टोरेंट है ही। बिल्कुल। आओ खाओ। ठीक है। ये एक बात है, रेस्टोरेंट ये जो चेन है ना, ये आप कहीं भी चले लोग खाना नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, खाना जिंदा तो रहना है ना। बिल्कुल। लेकिन सर आपने अभी टीम की बात की अपनी, तो आप मुझे बताएं कि टीम जब आपने खुद सोचा माइंडसेट किया यार बिजनेस स्टार्ट करूंगा, उसके लिए कि जो काबिल टीम होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपने अपनी टीम के साथ जो आपको एक्सपीरियंस था, आपने टीम बिल्डिंग कैसे की, उनको मोटिवेट कैसे रखा कि जो विजन आपका है, ज़ाहिर है विजन आपको पता है, वो मुझे या तीसरे चौथे बंदे को आप नहीं समझा सकते। उनको लगेगा कि यार ठीक है रहने दो, लेकिन ये आपको पता है कि मैं इसको कहाँ तक देख रहा हूँ, मैं क्या करना चाह रहा हूँ। आपने उन लोगों को कैसे मोटिवेट किया? ये बहुत छोटी सी बात है जिसको 99.9% लोग नहीं समझते हैं। हम जॉब क्यों करते हैं? पैसे के लिए करते हैं।
अब एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर आप एक एम्प्लॉई है, अगर पाकिस्तान का ये लगा लें या चले मैं यूएस की एग्जांपल देता हूँ। यूएस में अगर आपको एक $10 पर आवर आपकी वेज है, और ये एक एवरेज वेज है, आपको हर जगह मिल जाएगी। अगर आपको $12 मिलेंगे तो आप थोड़ा सा ज़रूर सोचेंगे कि मैं $10 की छोड़ के अभी $12 की छोड़ के अगर मैं 10 पे दोबारा जाऊंगा तो ये $2 मेरे कहाँ से कब पूरे होंगे। जो मैंने छोटी सी बात आपको बोली है ना, अब आपको $12 मिल रहे हैं, आपने वो जॉब छोड़ दी है, ठीक है, एक हफ्ता आपको जॉब नहीं मिली। इस हफ्ते को आपको रिकवर करते करते ना कम से कम 6 महीने लग जाएंगे। ये एक बात कोई नहीं सोचता। मैं ये चीज़ उनको समझाता हूँ कि जॉब आपने तो करनी है, मेरे पास करो या कहीं और जाके करो। बाहर से आपको $10 मिलेंगे, मैं आपको $12 देता हूँ। अब वो $2 की वर्थ आप में क्या है, तो $2 की वर्थ उनको समझ नहीं आती है। जब उनको मैं वो 6 महीने की कैलकुलेशन करके देता हूँ ना, फिर उनकी समझ आती है। अब उसमें होता क्या है, मैंने $2 दिए हैं, उनको सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि ईमानदारी से काम कर लो। जब वो ईमानदारी से काम करेंगे तो मुझे 100% उनकी प्रोडक्टिविटी मिल जाएगी। 100% प्रोडक्टिविटी मुझे जब मिलती है तो मेरा तो काम हो गया ना। फर्ज करें मेरे एक रेस्टोरेंट पे 100 आवर्स आर अलाउड फॉर 1 डे। अब उस 100 आवर्स में जो है ना तकरीबन 20 आवर जो है ना अनप्रोडक्टिव आवर्स है कि जो मस्ती कर रहे हैं, उसमें एक बैड एप्पल भी है। तो मैंने करना क्या, मैंने वो बैड एप्पल को ना निकाल दिया, ठीक है। उसकी पूरी सैलरी जो है ना वो दूसरों में बांट दिया। उनको इंक्रीमेंट लग गया, अब उनको पता है कि भाई बैड एप्पल तो निकल गया है, अब मुझे 10 से 12 मिल रहे हैं, मुझे बाहर भी मैं जाऊंगा तो मुझे 10 ही मिलेंगे। प्लस उनको जो फॉर्मूला मैंने उनके जहन में दे दिया ना कि 6 महीने में ना अगर एक हफ्ता भी जॉब नहीं करोगे ना तो 6 महीने आपको लगेंगे उस पैसे को रिकवर करने के लिए। तो क्यों करना चाह रहे हो? हाँ, आपको अगर कोई $50,000 की जॉब मिल गई है, $1,00,000 की, फिर जाओ। लेकिन मुझे खुशी ये होगी जब आप जाओगे 50,000 की जॉब लेने के लिए, मुझे खुशी ये होगी कि आपने मेरे साथ काम किया। So if you want to leave, try to learn something from me. Yes. And then try to implement, जब आप दूसरी जगह पे जाओ ना, तो उसको implement उधर जाके करो। ये मेरी एक छोटी सी टीचिंग होती है। तो अगर इसी चीज़ को अगर आप देखें तो शायद कामयाबी का राज भी यही है। और ये मेरा नहीं है फार्मूला, मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, ये मेरा फार्मूला नहीं। अगर आप जितने भी बड़े CEOs हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर उनसे आप बात करेंगी ना, उनका फार्मूला भी यही है। सर एक बात बताइए मुझे कि अभी जो एजुकेशन सिस्टम हमारा चल रहा है, क्योंकि आप थोड़ा सोशल वर्क की तरफ भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, स्पेशली गर्ल्स के एजुकेशन के हवाले से आप काफ़ी एक्टिव होते हैं। एजुकेशन सिस्टम के बारे में पहले आप मुझे बताएं कि फिर हम आगे एजुकेशन, लड़कियों के एजुकेशन के बारे में आएंगे। पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को आप कैसे देख रहे हैं? दिन ब दिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में डिक्लाइन हो रहा है दिन ब दिन। आप कैसे देखते हैं और कौन से ऐसे मर्जर्स है जिससे हम वापस से अपनी यूनिवर्सिटीज़, अपनी जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है बेसिकली उसको इम्प्रूव कर सकते हैं? देखिए, हमारा जो फोकस है ना वो आता है जब बच्चा हाई स्कूल में पहुंच जाता है या कॉलेज में जा रहा होता है। एम आई राइट? ऐसे है। मेरा मानना ये है कि अगर मैं 2 कंट्रीज़ को कंपैरिजन करूँ ना तो एक ही चीज़ सामने आती है कि हमें बच्चे पे फोकस करना चाहिए जब वो प्राइमरी, जब पहली जमात में स्कूल में बच्चा जाता है। बिल्कुल, हम वो फोकस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमारी जो सबसे बदकिस्मती है ना वो यही है कि बच्चा बड़ा हो गया, अब उसको कह रहे हैं कि तुमने पढ़ना है, अब उसका दिल नहीं लग रहा, अब तुम डॉक्टर बनो, अब डॉक्टर बोलो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें बच्चे को ना जब वो पहले दिन जा रहा है ना उस दिन इंगेज करना चाहिए। ठीक है, क्या होता है पहले दिन ही बच्चा जा रहा है, उसको 5 किलो का, उसका बच्चे का 10 किलो वजन है, 5 किलो का बस्ता उसको पकड़ा देते हैं, वो कहता है कहाँ मुसीबत में फंस गया हूँ। फिर जो टीचर्स है वो ऊपर से डांटना, मारना, ऊंची बोलना, ये चीज़ें जो है ना बच्चे के ना साइकोलॉजिकली उसके दिमाग में नक्श हो जाती हैं। वो जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है ना, वो हमारा जो सिस्टम है ना वो पढ़ाई को हेट करता है। फिर देखता है अच्छा जी वो
उसके पास तो पैसे ऐसे हैं जी, वो तो कुछ काम भी नहीं करता, कुछ ये वो वगैरह ना, उसका जो जहन है उसका बड़ा मुंतशिर सा होता रहता है। तो हमें जो चीज़ करनी है ना, हमें फोकस ये करना है कि जिस दिन बच्चा पहले दिन स्कूल जाता है ना, उसको इंगेज करें, उसको प्यार करें। बाहर क्या होता है कि पहले दिन बच्चा गया, 3 घंटे की उसकी क्लास है, ठीक है, यहाँ पे तो 8 घंटे, 8 घंटे, हाँ, ठीक है, नहीं पढ़ना 3 घंटे की क्लास है, कोई बुक नहीं है, कोई कॉपी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उसको क्या सिखा रहे हैं? डिसिप्लिन सिखा रहे हैं। उस 3 घंटे में बच्चे को कहते हैं आपने आधा घंटा रेस्ट भी करना है। अच्छा, ठीक है, अब रेस्ट करना कैसे है कि उसको एक छोटा सा कंबल देते हैं, एक पिलो देते हैं, और एक बेसिकली ना छोटा सा मैट्रेस भी है, कहते हैं जी आपने इस पे रेस्ट करना है। अब जब वो बच्चा उठता है तो उसको कहते हैं कि आप जिस तरह हम घर पे बैठ के अपना बेड बनाते हैं कि नहीं जी अब आपने ना तकिया इसको ऐसे पड़ा हुआ था जब आपने लिया था, तकिया बेटा ऐसे रखना है, जो ब्लैंकेट है वो ब्लैंकेट को रोल करके ऐसे रखो। उसको एक डिसिप्लिन सिखाना शुरू करते हैं। अब बच्चा क्या कह रहा है कि वो नई चीजें सीख रहा है, बजाय इसके कि वो रट्टा लगाना शुरू कर दे पहले दिन ना, बिल्कुल, और डंडे खाना शुरू कर दे। यकीन करेंगे तकरीबन वो 1.5 महीना ऐसे निकाल देते हैं इन चीज़ों पे। 1.5 महीने के बाद उनको ना वो कागज़ देते हैं कि भाई तुम लाइन पे इसको काटना शुरू करो। कोई ड्राइंग कर रहा है, कोई कलर कर रहा है, हंसी मजाक। अब बच्चे का ना घर पे दिल नहीं लगता, क्योंकि हाँ वो स्कूल में दिल लगना शुरू हो गया। ठीक है, बच्चे को अगर माँ बाप कहते हैं ना कि आज छुट्टी कर लो, मौसम ठीक नहीं है, मम्मी नहीं मुझे स्कूल जाना है, यहाँ पे क्या सेटअप है ना, माँ बाप ने तो बस इशारा बाद में करना, बच्चा पहले तैयार बैठा हुआ है स्कूल नहीं जाना। तो फर्क ये है। तो हमने अब यही बच्चा जो है ना जब हाई स्कूल पे आता है या कॉलेज पे जाता है ना, और उसको पता है कि मैंने जिंदगी में आगे बढ़ना है, जो एजुकेशन है वो कितनी जरूरी है। ये भी बहुत कम लोग हैं जिनको इस बात का आइडिया होता है। देखिए ये आपके ना शऊर की बात है, हमारे शऊर ही नहीं है। हाँ। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो गर्ल्स कॉलेज की आपने बात की, हमारे गांव में ना एक गर्ल्स हाई स्कूल है। 2 साल पहले ना ऐसे मेरे जहन में आया ना कि हमारी जो बच्चियां गांव की वो कॉलेज कुछ जा नहीं पा रही हैं, जो जाती हैं बड़ी उनको मुश्किलात आ रही। तो 5-7 गांव जो है ना आसपास की भी जो है ना, और ऑलमोस्ट मोर देन 50% तो जाती नहीं है कॉलेज। मैट्रिक के बाद घर पे बैठ गई ना, या उनकी शादी करवा दी। तो मैंने कहा चलो इसको कॉलेज के लिए कोशिश करते हैं। कॉलेज के लिए जब कोशिश करवाई, कॉलेज अप्रूव हो गया, और इस कंडीशन पे जी बिल्डिंग आपने नहीं बना के देनी है, उसमें लैब्स वगैरह आप बना के, तो मैंने कहा कर देगी, कोई मसला ही नहीं है, कर देते हैं वो। अब जैसे ही वो सारी अप्रूवल हो गया, हम स्कूल में गए तो जो प्रिंसिपल साहिबा थी उन्होंने तो पहले ऑब्जेक्शन ये लगा दिया कि जी ये मेरे गांव में क्यों नहीं हुआ, आपके गांव में क्यों हो रहा है। अच्छा, खैर उस मरने से भी हम आगे निकले, हमने कंस्ट्रक्शन वगैरह शुरू कर दी, अब सारा कुछ हो गया। पिछले 1.5 साल से जो बिजली का बिल है वो हम पे कर रहे हैं, और प्रिंसिपल साहबा वो जो जैसे ही मेरे वाले साहब बिल पे करके आते हैं वो रसीद उनसे ले लेती है, गवर्नमेंट के खाते में डाल के वो पैसे निकाल लेती है। आपको सब पता है? मुझे पता है सारा। अब मजे की, अब मैं आपको एक चीज और बताऊं कि क्या हुई है। अभी बिल्डिंग तैयार है, ठीक है, मैं आपको उसकी वीडियो पे दिखाता हूँ। बिल्डिंग पूरी की पूरी तैयार है। अब क्या चीज रह गई है? बिजली लगनी रह गई है। अब उस जगह पे मैंने ना एक बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट वाटर फिल्टरिंग प्लांट भी लगा दिया कि बच्चियां साफ पानी भी पिए। ठीक है, और उसकी जो 2-3 जो थे ना वो उसकी जो क्या कहते हैं उसको टूटियां जो है ना वो भी लगा दी बाहर की तरफ, कि जो साथ वाले मोहल्ले वाले लोग हैं वो भी फायदा उठाएं। नेकी का ये काम है। अब इन सबको कंबाइन करने के लिए ना हमें एक नया ट्रांसफार्मर चाहिए। ठीक है, वो प्रिंसिपल साहब को बोला जिसका क्या प्रोसीजर है, क्या करना जी आपको, जी वो डिमांड नोटिस फिल करके देना पड़ेगा। जी डिमांड नोटिस फिल करके हमने दे दिया। अब उसमें लिखा हुआ है कि 30 दिन के अंदर अंदर आपको डिमांड नोटिस दें और हम आपको ट्रांसफार्मर दे देंगे नया। अब पता ये चला कि जी प्रिंसिपल साहब मेरे वाले साहब को आके कहती है जी आपने ये करोड़ों रुपया बिल्डिंग पे लगा दिया, ये 10 लाख रुपया दें। अच्छा, और जरा ट्रांसफर अगले हफ्ते लग जाएगा। भाई हम क्यों दें?
आप प्रिंसिपल क्यों हैं? ठीक है, ये तो गवर्नमेंट का काम है, बिल्कुल। ये गवर्नमेंट करे। नहीं जी, अगर गवर्नमेंट पे रहना है तो इसको तो 1 साल से ज्यादा लग जाएगा। ओके। देखिए, अब एजुकेशन की अगर बात हो रही है, बच्चियों का 1 साल जाया कर देना है। हाँ। कुछ बच्चियां जो कॉलेज आना चाहती हैं उनकी लाइफ आपने बर्बाद कर दी है। एग्जैक्टली। लेकिन किस लिए? कि वो 10 लाख रुपया जो है ना वो आपने अपनी जेब में डालना है। ये सिस्टम है हमारा। जब हमारे प्रिंसिपल ऐसे हैं, वो बच्चों को क्या तरबियत देंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। कैसे जो है ना हमारे जो है ना एजुकेशन सिस्टम सही होगा? क्या वो प्रिंसिपल साहबा सोच रही हैं कि जी अगर 1 साल ये बिजली इधर नहीं आती है, बिजली के बगैर कितनी बच्चियां जो है ना वो कॉलेज में फर्स्ट ईयर का एडमिशन नहीं ले सकेंगी? मैं कहता हूँ चला जी 200 बच्चियां लगा लें। अब 200 बच्चियों का मतलब ये है कि 200 फैमिली जो है ना, 200 खानदान है, ठीक है, वो आगे नहीं बढ़ सकेंगी। तो इसमें कसूर किसका है? देखिए, कोई भी सिस्टम है ना उसमें एक चेक एंड बैलेंस होता है। हाँ, अनफॉर्चुनेटली जो हमारी गवर्नमेंट की जो जॉब्स हैं उसमें चेक एंड बैलेंस नहीं है। देखिए, जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा ना, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस तरह के लोग सिस्टम का फ़ायदा उठाते रहेंगे। क्या करते हैं, उनको आप सस्पेंड करते हैं साल की, वो बाहर जाते हैं, घूम फिर के आते हैं और वापस आके ना सिर्फ वो 1 साल की जो सस्पेंशन है उसका पैसा लेते हैं और डिमांड कर देते हैं जी हमारी प्रमोशन भी ड्यू है, हमें प्रमोट भी करो और साथ में ना इंक्रीमेंट भी दे दो। हाँ, और स्ट्रांग होके वापस आते हैं। तो इसमें नुकसान किसका है? हमारी कौम का है। पर ये किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए, जब तक कोई आप बात किसी से करेंगे नहीं, जब तक जो है ना मीडिया पे ये बात नहीं आएगी, तो कैसे जो है ना वो बात आपकी सुनी जाएगी? लेकिन देखिए सर, एक बात मेरा जो है, मीडिया, सोशल मीडिया आजकल, आज एक न्यूज़ आई है, कल दूसरी आ जाएगी, परसों तीसरी आ जाएगी, परसों वाली बात खत्म गई, किसने पूछना है? बिल्कुल ठीक है, आप बात करो भी फायदा तो नहीं हो रहा। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन कम से कम ये है कि जो हमारी जब मेरी रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट से ना, इन चीज़ों पे थोड़ी सी तवज्जो दे। इन चीज़ों पे ये सोचे कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है ना, उनका फ्यूचर जो है ना वो बहुत तारीक होता जा रहा है। हमने उनका जो फ्यूचर है उसको उजागर करना है, उसको एक अपनी नई जनरेशन को ब्राइट फ्यूचर देना है, नॉट कि हम उनको एक डार्क फ्यूचर की तरफ लेके जा रहे हैं। जा चुके हैं मोस्टली। मेरे ख्याल में अभी भी जो है ना, अगर हम इतनी देर नहीं हुई, हम अभी भी अगर कोशिश करें, उम्मीद की किरण बाकी है। लेकिन अगर इसी तरीके से चलता रहा तो 10-15 साल में तो फिर जो है ना वो मुश्किल हो जाएगी। आपने बहुत अच्छी बात की अभी, जब आपने कहा कि 200 लड़कियां, तो आपने कहा कि 200 लड़कियां नहीं, 200 फैमिलीज हैं। अब अगर लगता है कि फीमेल लड़कियों की एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है और सोसाइटी को बनाने में कितना रोल प्ले करती है? देखिए, जब लड़की की शादी होती है तो जो हस्बैंड है वो तो जॉब पे रहता है। अब घर को, लड़की अगर पढ़ी लिखी है ना, सुलझी हुई है, उसको घर चलाना भी आता है। बिल्कुल ठीक है। अब जब बच्चे होते हैं तो बच्चों की अगर माँ पढ़ी हुई है ना तो वो बच्चों की तालीम पे ज़्यादा तवज्जो देगी। अगर माँ भी अच्छी, ठीक है, तरबियत भी अच्छी होगी, बच्चों को घर से जो मैनर्स मिलते हैं ना वो बाहर से नहीं मिलते हैं। तो मेरी नज़र में जो लड़कियों का ना वो पढ़ा लिखा होना ज़्यादा ज़रूरी है। सर, हम बात कर रहे थे एजुकेशन के बारे में। अपने एजुकेशन सेक्टर के अलावा मेरे ख्याल है सोशल वर्क आप करते रहते हैं। तो अभी मेरे ख्याल है फ्लड के टाइम भी आपने काफ़ी सोशल वर्क किया। आपको क्या लगता है कि ये जो हमारा एक सिस्टम चल पड़ा है कि जैसे कोई खुदा न खासा कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है, कुछ भी होता है, तो हमें चैरिटी और सोशल वर्क के थ्रू ही क्यों काम चलाना है? प्लानिंग क्यों नहीं है ऑलरेडी? देखिए, प्लानिंग जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे मुल्क को। अगर हमने एक डेवलप कंट्री की तरफ लेके जाना ना, उससे प्लानिंग के लिए ना हमारी गवर्नमेंट का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी ना तो वो प्लानिंग जो है ना वो नहीं हो सकती है। अब दूसरी चीज़ जो है ना, जो यहाँ पे हमारी अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ होनी चाहिए नहीं हो रही है ना, वो यही है कि अगर एक गवर्नमेंट आती है, उसने एक अच्छा काम शुरू किया तो दूसरी गवर्नमेंट आते ही ना उसको बंद करती है और अपना काम शुरू कर, जीरो से शुरू करते वही हैं। हाँ,
पर ये नहीं सोचते कि ये काम शुरू हो चुका है, इसमें आधा जो है ना वो इतना पैसा भी लगा, हम इसको लेके आगे चले ना। तो डेवलप कंट्रीज़ का अगर आप देखें ना तो वो 25-30 साल का आगे का सोचते हैं। अगर एक जो है ना गवर्नमेंट आई है ना तो उसने जो काम कंटिन्यू किया है ना वो कंटिन्यू रहता है। एक तो पैसे की बर्बादी नहीं है, फिर प्लानिंग इस तरीके से हो जाती है कि वो फ्यूचर को आगे लेके बढ़ते ही रहते हैं। तो ये मेरे ख्याल में हमारे सिस्टम की थोड़ी सी ख़राबी है। अगर रही बात जो चैरिटी की है, देखिए जो भी स्पेशली पाकिस्तानी डायस्पोरा है उनके दिल में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत है, प्यार है, वो यही सोचते हैं कि जी हम इस मिट्टी से पैदा हुए हैं, हमारा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। इसी सोच को लेकर ना बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट भी करते हैं, दूसरी गवर्नमेंट के साथ जिनके साथ कनेक्शन होते हैं उनसे भी हेल्प मांगते रहते हैं। तो लास्ट ईयर जब फ्लड आया था तो मेरी भी ऐसे ही वहाँ पे कांग्रेस वुमेन है, उनसे बात हुई, उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने गवर्नमेंट से अपील की तो $30 मिलियन कि हम एड पाकिस्तान लेके आए। तो जैसे ही वो इधर आए उन्होंने सारा देखा कि जी पाकिस्तान में फ्लड के साथ कितनी तो हम जहाज़ में जब जा रहे थे तो जहाज़ में उन्होंने ईमेल करके $20 मिलियन की और एड ले ली, प्लस 3 लाख टेंट अप्रूव करवा दिए कि लोगों को वो टेंट वगैरह भी चाहिए। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, इसके अलावा भी जब UN में हमारे PM शहबाज शरीफ साहब गए थे तो उस वक़्त मैंने एक डिजिटल ट्रक चला दिया जिसमें पाकिस्तान के बारे में जो हालात थे वो UN के जो लीडर्स आए हुए थे उनको दिखाने के लिए कि पाकिस्तान किन हालात से गुजर रहा है, ताकि उनको थोड़ा सा एहसास हो, शायद वो पाकिस्तान की और हेल्प कर सके। तो आई थिंक इट वर्कड रियली वेल, काफ़ी सारी उन्होंने भी हेल्प की। तो अभी तक US की जो एड थी तकरीबन $100 मिलियन की वो क्रॉस कर चुकी है। बट आपका जो क्वेश्चन है ना कि हमें चैरिटी पे डिपेंड नहीं करते, क्यों रिलाई करते हैं हम अपने, हमारे पास इतनी रिसोर्सेज एग्जैक्टली। अभी देखिए जो मुझे पिछले 3-4 दिनों में जो अभी पता चला है कि जो अभी जो चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह के नए चीफ साहब ने ना 3-4 चीज़ों का ना एक नया इनिशिएटिव लिया जिसमें IT सेक्टर है, कॉर्पोरेट फार्मिंग है, हमारे जो मिनरल्स है उनको लेके करना है, जो हमारी एजुकेशन है उस चीज़ को लेके चला। आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। अगर ये कंटिन्यूटी रहती है, अब मुझे नहीं पता ये चीफ साहब कितनी देर रहते हैं या जो अभी नई गवर्नमेंट आई है कितनी देर रहती है, तो अगर ये जो इतने अच्छे जो 3 या 4 इनिशिएटिव लिए गए हैं, अगर ये इनको हम कंटिन्यू रखते हैं, कल को कोई नए चीफ साहब आते हैं वो कंटिन्यू इनको रखते हैं, तो यकीन करें 10 साल बाद मैं और आप इधर बैठे होंगे और एक डिफरेंट एनवायरनमेंट पाकिस्तान की होगी। तो कंटिन्यूटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री हु वांट्स टू डेवलप। ठीक है, अच्छा आप अभी, क्योंकि आप पाकिस्तान में तो नहीं होते, ज़ाहिर है आप ओवरसीज़ हैं, आपको आइडिया तो होगा इकोनॉमी के हवाले से कि पाकिस्तान के इस टाइम क्या सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि आप एक बिजनेसमैन हैं, आपको पता है कि चीज़ों को एक मैं एज ए ले मैन या एज ए कॉमन मैन मुझे इतनी चीज़ों का नहीं पता होगा, जो भी सिनेरियो, जो स्ट्रेटजीज़ होती है, सारा कुछ। आपको क्या लगता है कि जो करंट सिचुएशन है इस टाइम पाकिस्तान की, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम वापस से थोड़ा खड़ा हो सकते हैं या अपनी जगह पे आ सकते हैं? देखिए कुछ चीज़ें जो है ना बड़ी सिंपल सी हैं। मैंने एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एक लास्ट ईयर जो था ना वो एक आर्टिकल भी लिखा था कि पाकिस्तान में अगर इकानमी को बनाना, एक्चुअली 2 आर्टिकल लिखे थे, तो उसमें 2 चीज़ें हमने करनी है। एक तो हमारा इतना फर्टाइल लैंड है, हम उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। वेल थैंक्स टू अगेन ये आर्मी चीफ साहब ने ना जो कि ऑलमोस्ट 4.5 मिलियन एकड़्स पे ना एक कॉर्पोरेट फार्मिंग का जो प्लान किया, उससे मेरे ख्याल में तकरीबन $3 to $5 बिलियन एनुअली वो भी पाकिस्तान में आएंगे, तो पाकिस्तान में उसका फ़ायदा हो सकता है। अब देखिए इसको अगर आपने थोड़ा सा डीपली सोचना है ना, तो सबसे बड़ी जो हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम हो रही है ना, हम अपने फर्टाइल लैंड को ना वो काट काट के सोसाइटीज़ बना रहे हैं। अब सोसाइटी में क्या हो रहा है कि हमारा जो पैसा ना वो पार्क हो जाता है, उसकी रोलिंग नहीं है। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर $1 बिलियन पड़ा हुआ है, मैंने ना उसकी तकरीबन कोई 50-60 फाइलें उठा ली हैं। मैंने कहा जो बच्चों को गिफ्ट कर दो, बच्चे बड़े होंगे ना तो जो मर्जी करें।
ठीक है जी, बच्चे तो बिलियनियर बन गए हैं, लेकिन क्या मैं उसका पाकिस्तान की इकानमी में कोई कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ? कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि वो पैसा पार्क हो गया। अगर यही मैं कहीं पे इन्वेस्ट करता हूँ तो वो पैसा रोल होगा, जब रोल होगा जॉब्स क्रिएट होंगी। तो हमने आज तक जो है ना, पिछले अगर मैं 10 सालों की या 15 सालों की ये चीज़ अगर देखूं, तो हमें बजाय इसके कि हम जो है ना पैसा किसी भी इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में पार्क करें, इसको रोल करेंगे तो फिर ही इकानमी बढ़ेगी आगे। अदरवाइज हमारे पास जो है ना कोई चॉइस नहीं रही है अब कि हम जो है ना सिवाय इसके कि चैरिटी पे ही मुनसर रहें और चैरिटी ही मांगते रहें। सर एक और चीज़ है कि अब देखें, आपने बाहर इतना काम किया है, ज़ाहिर है आपने डिफरेंट सेटअप्स को टच किया, रेस्टोरेंट, फिर कोरियर और सारा कुछ। ज़ाहिर है एक्सपीरियंस जितना होगा आप उतना आपने एक्सप्लोर किया चीज़ों को। लेकिन एक सवाल ये है कि वाई पाकिस्तान? मतलब जो लोग एक बार पाकिस्तान से बाहर, अभी जो सिचुएशन है, लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं कि जी बस अब पाकिस्तान छोड़ देंगे, अब हम यहाँ पे तो कुछ रखा नहीं है, तो आप वापस पाकिस्तान के बारे में क्यों सोच रहे हैं? क्या माइंडसेट है? वाई पाकिस्तान दोबारा से? देखिए, मैं जो एक चीज़ बोलूँगा कि जो लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, मैं उनमें से मैं भी एक हूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जो है ना पाकिस्तान छोड़ के ना जाए। अगर आपके कुछ फाइनेंशियल हालात इस तरह के आपको जाना पड़ रहा है, ज़रूर जाए, लेकिन अपनी जो मिट्टी है उसको नहीं भूल रहे। आपको वो याद रखना चाहिए कि जी मैं इसी पाकिस्तान से गया हूँ। और अगर आप पाकिस्तान से बाहर जा गए, मेरी दुआ जो भी जाता है वो कामयाब हो, तो पाकिस्तान के लिए भी आपको कंट्रीब्यूट कुछ ना कुछ करना है। इसी चीज़ को लेके मेरे जैसे, मैं अकेला तो नहीं हूँ, बहुत सारे लोग में मुझसे कुछ ज़्यादा भी करते होंगे, तो वो सारे इसीलिए आते हैं कि पाकिस्तान, वी ओवर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान का ना हम पे एक कर्ज है, हमने वो कर्ज भी किसी न किसी तरीके से दे रहे हैं। अब ये तो नहीं है कि जिस तरह के लोग कहते रहते हैं कि जी पाकिस्तान जो है ना उनका कब्रिस्तान है, हर चीज़ बाहर है। इसी चीज़ को जब हम सुनते हैं या पढ़ते हैं कहीं पे ना, तो एक खतरनाक बात की आपने, दुख भी होता है। तो चले, जितना मेरी ताकत है, जितनी मुझ में समझ बूझ है, उसको लेके हम कोशिश तो यही मेरी होती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के लिए किया जा सके वो करते रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली मसला है कि ये सोच बहुत कम लोगों की है। जो आपने भी बोला कि वी ओ पाकिस्तान, ऑब्वियसली हर बंदा, पाकिस्तान ने हमें कुछ दिया हो ना दिया हो, हमें तो कुछ देना पड़ेगा, डेफिनेट सी बात है। आपको क्या लगता है कि कितना मार्जिन, कितना टाइम हमें चाहिए कि ऐसी सोच हो जाएगी लोगों की, या ऐसी कभी नहीं हो पाएगी? ये सिस्टम की जो है ना थोड़ी सी कमी है। बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं कि जो डिसाइड हो चुके हैं, वो कहते हैं हमने पाकिस्तान का रुख नहीं करना क्योंकि पाकिस्तान में सिस्टम नहीं है। जो भी इधर आता है उनको यही होता है कि जी हमें कोई धोखा हो जाएगा, और बहुत सारे लोगों के साथ धोखा हुआ है ना, ठीक है ना। चाहे वो रियल एस्टेट है, वो यकीन करें दिल से अपनी इन्वेस्टमेंट लेके इधर आना चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली सिस्टम ना होने की वजह से ना लोग डरते हैं। अब एक आदमी है, अगर उसको थोड़ा सा भी वो धोखा हो गया, उसने 10 आदमियों को तो बताना है जाके, अब वो 10 आदमी तो नहीं आएंगे। उन 10 में से सोचे अगर वो 5 को भी आगे बताएंगे, तो ये दिस इज हाउ इट मल्टीप्लाइज ना। तो ये अनफॉर्चुनेट थिंग है कि अगर हम अपना सिस्टम सही कर देते हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर किसी तरीके से हमारी जो फाइल, जो ज़मीन की रजिस्ट्री है वही हो जाए, और ऐसा सिस्टम बन जाए कि हमारी ज़मीनें जो है ना अभी 3-3, 4-4 दफ़ा बिकी होती हैं एक ही टाइम पे, और दोबारा बिक्री होती है। और जो है ना, यकीन करें कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, वही इसमें फंसते हैं। बिल्कुल, ठीक है। उन बेचारों को क्या करते हैं, वो तो एक प्यार से, मोहब्बत से, उनके दिल में एक जज्बा है कि जी हम पाकिस्तान जाएं, पाकिस्तान के लिए अगर हम पैसा लेके जाते हैं वहाँ पे ये, और आगे आते हैं तो उनको यही होता है कि भाई एक आदमी बैठा हुआ है, वो कहते हैं कि जी अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ बनाई है उसमें हिकमत ही हिकमत है, और अल्लाह ताला ने 2 हाथ बनाए हैं और उसमें भी एक हिकमत है, और हिकमत यही है कि एक हाथ में चूना, एक हाथ में मक्खन है, जो मुनासिब जहाँ पे लगे लगाते हैं। तो यही बात है। वेरी गुड। अच्छा सर, बैक टू द एंटरप्रेन्योर पे वापस आते हैं थोड़ा सा। आप मुझे बताएं कि माइंडसेट और स्ट्रैटेजीज किसी भी चीज़ को शुरू करते हुए, अब जितने भी यंगस्टर्स आपको सुन रहे हैं, जाहिर है
सबके फ्यूचर प्लान्स होंगे, किसी ने कुछ बनाना होगा, किसी ने किसी और चीज़ में स्टार्ट करना होगा। तो ऐसा कौन सा क्या माइंडसेट और क्या स्ट्रैटेजीज़ आपने अपनाई अपने बिजनेस में, जो आप कहते हैं कि मैं सुनने वालों को भी बताऊं कि अगर आप ये करोगे तो आप 100% नहीं, लेकिन आप 75 to 80% कामयाब हो सकते हो? देखिए, माइंडसेट एंड स्ट्रेटजीज गो हैंड टू हैंड। वो आपके ना पैरेलल चलती हैं, इस तरह चल रही होती हैं जैसे नदी के दो पार्ट चल रहे हैं ना, कि पानी को रोक के रखा हुआ है। बिल्कुल, ठीक है ना। अगर एक चीज भी, एक किनारा भी जो नदी का है वो टूट जाए तो क्या होता है कि पानी बिखरना शुरू कर देता है, और पानी जो समझे कि आपका जो एक बहाव है वो एक कम हो जाता है। बिल्कुल, ठीक है। तो इसी चीज को अगर आप देख रहे हैं कि आपका माइंडसेट और स्ट्रेटजी जो है ना वो बहुत कितनी जरूरी है। अब क्या चीज इसमें लेके आ रही है, वो पानी क्या है। अगर नदी की, अगर मैं आपको एग्जाम्पल, वो पानी क्या है, वो जो पानी है ना वो आपकी ईमानदारी है, आपकी कमिटमेंट है और आपकी डेडिकेशन है। तो स्ट्रेटजी जो आपने बनानी है ना वो इन 3 चीज़ों को लेके बनानी है। आप इसके अलावा कामयाब नहीं हो सकते। मैं ये नहीं कहता, आप मेरी तरफ देखें, दुनिया के जो बड़े बड़े हैं लोग, वॉरेन बफे हैं, उनसे आप बात करें, डेविड नोवैक यम का जो सीईओ रह चुके हैं, ही वाज वन ऑफ द टॉप 10 सीईओज इन द वर्ल्ड। तो अगर आप इनके बारे में भी पढ़ना शुरू करें ना तो एक ही चीज़ कॉमन नज़र आएगी कि जो आपकी कमिटमेंट है, डेडिकेशन है या ईमानदारी है। तो ये 3 चीज़ें जो है ना आपको ना एक अच्छा, ना सिर्फ अच्छा इंसान बनाती हैं बल्कि आपको इतना स्ट्रेटजाइज कर देती हैं कि आपको अगली स्ट्रेटजी आपकी खुद ब खुद बनती जाती है। बिल्कुल सर, एक बात बताएं कि जो लोग समझते हैं कि 9 to 5 जॉब नहीं करनी, बस जॉब नहीं करनी है, अब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, सुकून करेंगे, क्या वाकई ये जो एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि 9 to 5 जॉब में ख्वारी है और जो आपका बिजनेस है, अगर आप एंटरप्रेन्योर साइड पे आ जाओगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत सुकून में आ जाएगी, क्या वाकई ऐसा होता है? मैं आपको बताया ना, मैंने कितने घंटे जॉब करता रहा था। वो तो सर आपका इनिशियल स्टेजेस थे ना, अब आप बताएं कि अब अभी भी क्या सुकून है? क्या आपको नहीं लगता मेरी पूरी लाइफ गुजर गई है? हाँ, क्या ये जो 19 घंटे मैंने जॉब की है, ये मैंने 1 हफ्ता की है, 2 हफ्ते की है या 1 महीना की है? वो तकरीबन 3-3.5 साल मैंने वो जॉब की। इसके बाद जब बिजनेस शुरू किया तो उसमें ये तो नहीं हुआ कि भाई मैं चुप करके बैठ गया। ठीक है, 98 में जैसे मैंने आपको बताया कि बिजनेस शुरू किया, 2016 तक मेरी रूटीन ये थी कि एवरेज मैं वीक के 80 घंटे काम करता था। 2016 के बाद वो जब मेरे बच्चे बिजनेस में आना शुरू हुआ, बेटी मेरी आई है, अब बेटा भी आ गया, तो मुझे वो थोड़ा सा एक रिलीफ मिली है। अब एक अकेला आदमी अकेला ही है, किसी ने सही कहा है, 1 और 1 2 नहीं, 11 होते हैं। बिल्कुल। तो जब बच्चे आ गए हैं बिजनेस में तो आपको थोड़ी सी रिलीफ मिल गई। अदरवाइज आप ये सोचें कि भाई मैं सुकून से बैठ जाऊं बिजनेस में, ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, आपने बताया कि आपके बच्चे भी अब बिजनेस साइड पे आ गए हैं। अब अगर बात की जाए, जाहिर है उनका ब्रॉटअप भी फिर वहीं पे हुआ है, सारी एजुकेशन सिस्टम भी वहीं पे है। अगर यहाँ की एजुकेशन सिस्टम की दोबारा मैं उस पर आती हूँ कि यूनिवर्सिटी जो लाइफ है, आपको क्या लगता है कि यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली, बचपन की बात तो हो गई ना कि ज़ाहिर है पेरेंटिंग भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। अब जो एक बंदा यूनिवर्सिटी में है, उसको अकल समझ है, सब कुछ पता है, वो कैसे अपने माइंडसेट को चेंज करे? ये जो एक हमारा चलता हुआ है कि डॉक्टर इंजीनियर के अलावा बिजनेस साइड पे आने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? आप तो वो बात कर रही हैं कि फाउंडेशन बनाओ, नहीं दीवारें जो है वो बेसिकली जो है ना मिट्टी की खड़ी करके ना ऊपर लेंटर डाल दो, ऐसे तो नहीं होता। बिल्कुल, आपने एक फाउंडेशन पूरी बनानी है ना। सर फाउंडेशन तो ख़राब हो गई ना, तो आप ऊपर से कैसे एक्सपेक्ट करेंगी कि ये चीज़ें सही होंगी? तो यही मैं कह रहा हूँ कि आज से हमें चीज़ जो नई शुरू करनी है वो यही शुरू करनी है, फाउंडेशन अपनी स्ट्रांग करें। जो बच्चा प्राइमरी में आता है ना, एलिमेंट्री में आता है, उसकी जो परवरिश है ना स्कूल में वो अच्छी हो। हमें वो सिस्टम चेंज करना है। प्राइमरी आप चेंज कर दो, मिडिल जो है ना उसके साथ रोल होगा, वो खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। मिडिल चेंज होगा तो आपका जो हाई स्कूल है वो चेंज हो जाएगा। हाई स्कूल चेंज होता है तो जब बच्चा हाई स्कूल से निकलेगा वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा। मैं ये नहीं कहता कि हर बच्चा ब्रिलियंट होगा, लेकिन आई कैन गारंटी यू कि 90% बच्चे जो है ना उस वक्त वो अच्छे निकलेंगे। अभी जो क्या निकल रहा है वो 5 से 10% बच्चे अच्छे निकल रहे हैं। तो हमारा जो लिटरेसी रेट है ना वो कम इसीलिए है कि हम बच्चे को ना वो इतना उसकी जो फाउंडेशन ही नहीं बना पा रहे हैं।
और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब जो यूनिवर्सिटी में चला जाए और यूनिवर्सिटी में जाके ना वो बच्चा जो है ना एकदम जो है ना वो मेरिकलसली जो है ना हर चीज़ बन के आ जाए ना, तो वो इस तरह तो नहीं होता ना। हमने जो आपने बोना है वही काटना है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा सर, एक और चीज़ है कि बिजनेस एक प्रॉपर फुल टाइम, जैसे आपने कहा कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं सारा कुछ, अभी तक 2016 तक आपने कहा कि आप 80 घंटे काम करते रहे, तो साथ साथ मीन में आपकी पर्सनल लाइफ भी तो होगी। हर बंदे की पर्सनल लाइफ होती है, और ये एक बंदे को खुद पता होना चाहिए कि मैंने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे डिफरेंट रखना है, आपस में क्लैश नहीं आने देना। तो आपने अपनी पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को, यानी बिजनेस को आपस में क्लैश कैसे होने से बचाया, और कैसे आपने मैनेज किया इन दोनों चीज़ों को? ये इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो आपका जो लाइफ पार्टनर है ना, उसका सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके लाइफ पार्टनर की आपको सपोर्ट नहीं मिलती ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। रही बात आपकी कि किस तरीके से प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को जो है ना वो कैसे चलाना है, यकीन करें जब अगर आपने आगे बढ़ना है ना, तो सिर्फ आपकी प्रोफेशनल लाइफ ही होती है, आपकी पर्सनल लाइफ बहुत कम हो जाती है। पर्सनल लाइफ जो है ना वो कैसे मेंटेन रहती है, वो आपके पार्टनर पर डिपेंड करता है कि वो आपको कितना सपोर्ट और कितना करता है और कितना अंडरस्टैंडिंग है। सो फॉर्चुनेटली वो मेरे लिए ये अच्छी बात रही है कि मेरी जो लाइफ पार्टनर वाइफ है, वो उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। आई डोंट थिंक आई वुड हैव बीन हियर विदाउट हर सपोर्ट। अब 12-14 घंटे जब बिज़नेस शुरू किया, 15 घंटे फिर भी मैं जो है ना वो बिज़नेस पे लगा हुआ हूँ। घर आया हूँ तो मेरा ज़हन बिज़नेस पे ही है। तो किस तरीके से उसने हैंडल किया, अगर देखा जाए ना, तो ये आपके लाइफ पार्टनर पे एक टॉर्चर भी है। एग्जैक्टली ठीक है, तो वो टॉर्चर कितना आपका लाइफ पार्टनर सहता है, वो कितना अंडरस्टैंडिंग है, ये अब उस पर डिपेंड करता है। तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको इस तरह का एक अच्छा सपोर्टिंग लाइफ पार्टनर मिले। ठीक है, मतलब आप ज़्यादा क्रेडिट देते हैं कि उनकी वजह से आपने दोनों चीज़ों को मैनेज किया बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, हमारी जब शुरू में बात हुई थी, तो जब वो पाकिस्तान से अमेरिका गई हैं, तो हमारी यही बात हुई थी कि देखो बच्चे आप संभालो, काम मैंने करना है। ठीक है, ठीक है। अगर ज़िंदगी में हमें कुछ बढ़ना है तो कुछ ना कुछ सेक्रीफाई करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो आई थिंक ये मेरी वाइफ ने भी बड़े अच्छे तरीके से ना उसको समझा, और वो भी कॉम्प्रोमाइज़ करती रही, सेक्रीफाई भी उसने किया। अब अल्लाह का शुक्र है कि हर चीज़ सही है। बस दुआ यही है कि आगे भी अल्लाह ताला ऐसे बच्चों को जिस तरीके से वो नेक नीति से काम कर रहे हैं इसी तरीके से करते रहें। ठीक है, अगर मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछती हूँ कि आपको अगर कोई कहे कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी को सिर्फ एक लफ्ज़ के अंदर डिफाइन कर दें, एक लफ्ज़ के अंदर। ईमानदारी। आई न्यू इट, अच्छा आइडिया था कि आप ये ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑनेस्टली मैंने बहुत कुछ सीखा, एंड आई होप आप सब ने भी बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी होंगी। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त, और मज़ीद पॉडकास्ट देखने के लिए स्टे ट्यून। अल्लाह हाफ़िज़।